हेलो और लवली लवली सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपना पार्ट 7। सर आज पार्ट 7 है किसका? इंडेक्स 16 का। तुम्हारा इंडेक्स 16 लगभग लगभग अंतिम सांसों पे है। आज अपन इसके सारे कंसेप्ट वैसे भी खत्म कर जाएंगे और इसके बाद में अपन जितने भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में जितने भी अपने क्वेश्चन बचे हैं, अप्रोक्सीमेट 15-20 क्वेश्चन अपने अपने अभी पेंडिंग है, तो 15-20 क्वेश्चन जो भी अपने बाकी वो सारे के सारे अपन क्या कर देंगे, निपटा देंगे। बेसिकली अपना आज का मोटिव यही है कि कैसे ना कैसे करके अपना कंसेप्ट खत्म हो। अपन सारे जितने भी कंसेप्ट पढ़े अभी तक, जितने भी पीपी का पूरा पूरा फुल फ्लेज रिवीजन करेंगे फास्ट फास्ट ट्रैक पे, क्योंकि तुम्हें पता ही है मैंने हर लेक्चर में हमेशा पुराने लेक्चर में क्या पढ़ा है उसका 20-25 मिनट तो रिवाइज ही करवाया हमेशा, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो तुम्हें कोई भी रिवीजन में भी दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। और तुमने जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व करवाया है वो भी अब तुमने सॉल्व किए रहेंगे। मुझे अभी भी याद है कि हाँ, जो अपन का क्वेश्चन पार्ट 3 पार्ट 4 में कुछ वो क्या बोलते हैं, कुछ लैगिंग की वजह से अगर जो क्वेश्चन तुम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो आई विल डू ऑल दैट क्वेश्चंस अगेन। तो कोई भी बिना दिक्कत के, कोई भी बिना शिकायत के तुम्हारा काम सारा का सारा हो जाने वाला है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में अपन फटाफट फटाफट सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को कवर करते हैं। और कंसेप्ट में सर अपन जो पढ़ रहे थे उसमें अपना अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कंपोनेंट अकाउंटिंग का। टोटल 3 कंसेप्ट बाकी रह गए: कंपोनेंट अकाउंटिंग, डी रिकॉग्निशन और चेंजेस इन साइट रिस्टोरेशन और डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। ये 3 अपने कंसेप्ट बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को अपन को सबसे पहले खत्म करना है, तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं। सर जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो रिवाइज नहीं करवाओगे? देखो अभी अपने पूरा रिवाइज करने ही वाले एक साथ में सारा का सारा, तब वो रिविजन हो जाएगा। आई एम सॉरी, इसलिए मैं अभी वो उसका रिविजन तुम्हें नहीं करवा रहा हूँ। तो बेसिकली व्हाट अपन का जो कंसेप्ट चालू करने वाले वो कौन सा सर? कंपोनेंट अकाउंटिंग। रुक जाओ एक सेकेंड, इसको मैं, हाँ ठीक है, कंपोनेंट अकाउंटिंग अपना कंसेप्ट है। सर ये कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है? देखो इंडेक्स 16 क्या बोलता है, एक सेकेंड, कुछ तो अरे यार, देखो लैग हो गया, छोटू सा लैग हो गया। लैग रिकॉर्डिंग में नहीं, लैग स्क्रीन पे हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट अकाउंटिंग का अपना कंसेप्ट है। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है सर? ये इंडेक्स 16 तुम्हें बोलता है, इंडेक्स 16 तुम्हें बोलता है कि भाई तुम जब भी किसी पीपी को रिकॉर्ड करोगे तो उसमें देखना कि क्या एक कोई ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ही मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहा है उस पीपी की, या कोई ऐसा कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है उस पीपी के लिए। जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल लिया था, मतलब पार्ट 6 में अपन ने एग्जांपल लिया था, क्या लिया था सर? एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये मेरी एरोप्लेन है, सब डब्बा है, ये तो एरोप्लेन है, सपोज कर लो ये एरोप्लेन है मेरी पूरी की पूरी, ये मेरी एरोप्लेन है। एरोप्लेन है, इसके अंदर लगती है टर्बाइंस, ठीक है, इसके अंदर लगती है क्या? टर्बाइंस लगती है। तो ये जो एरोप्लेन है ना, वो टोटल टोटल कॉस्ट जो है एरोप्लेन की, टोटल कॉस्ट जो है एरोप्लेन की वो ही है कितनी? 100 करोड़। बट तुम्हें पता है ये जो टरबाइन है इस एरोप्लेन के अंदर, उसकी ही कॉस्ट, सिर्फ टरबाइन की जो कॉस्ट है वो कितनी है मेरी? 20 करोड़। कितनी है मेरी? 20 करोड़। तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि अगर जब भी आपका पीपी और उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो, ठीक है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट, अगर मैं निकालने जाऊं तो मेरा 100 करोड़ की इसमें से 20% तो सिर्फ एक टर्बाइन ही लेके जा रहा है कॉस्ट। अगर उसकी कॉस्ट भी काफी सिग्निफिकेंट और वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आपकी पीपी के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो 100 करोड़ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। सर ये 2 पार्ट कौन से बनेंगे? सबसे पहले तो आपका टरबाइन बनेगा, टरबाइन 20 करोड़, और जो रिमेनिंग जितना भी पार्ट्स रह गए अलग अलग उसके अदर्स करके लिख देता हूं मैं, अदर्स, तो वो हो जाएगा 80 करोड़। तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि भाई तुम ये 20 करोड़ को अलग से डेप्रिसिएट करो, और ये अदर्स को तुम क्या करो? अलग से डेप्रिसिएट करो, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो पीपी है, जो तुम्हारा पीपी है वो है 100 करोड़ का ही, बुक्स में भी 100 करोड़ का टोटल में ही दिखेगा।
बट इसका जब नोट्स बनेगा ना, नोट्स, और नोट्स में जब तुम डेप्रिसिएशन करोगे तो टरबाइन पे अलग से करना डेप्रिसिएशन, और ये अदर जितना भी उसके और कंपोनेंट्स है उसके ऊपर अलग से डेप्रिशिएट करना। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है जनरली, ये सब क्यों किया जाता है? इसका एक रीजन है। जो ये पूरी एरोप्लेन की जनरली लाइफ, अगर मैं एक एग्जांपल में ले लूं, ये एरोप्लेन की जो पूरी लाइफ है, एरोप्लेन की जो पूरी लाइफ है, यूजफुल लाइफ, एरोप्लेन एज अ होल, वो कितनी है सर? 20 ईयर्स की है। बट सर जो इसके अंदर जो टरबाइन लगती है ना, टरबाइन, टरबाइन की जो यूजफुल लाइफ है वो तो सर 5 ईयर्स ही है। हर 5 साल में मुझे क्या करना पड़ता है? मेरी टरबाइंस को चेंज करना पड़ता है। टरबाइंस की जो मेरी यूजफुल लाइफ है वो 5 ईयर्स है। जो ओवरऑल यूजफुल लाइफ है मेरी एरोप्लेन की वो कितनी है? 20 ईयर्स। तो सर अगर मैं 100 करोड़ का टोटल में 20 साल में अगर डेप्रिसिएशन लगाता एज अ होल, तो क्या होता है सर? मेरा जो डेप्रिसिएशन आता वो कितना आता? 5 CR आता। कितना था? 5 CR, 5 करोड़ आता। जबकि इस 100 करोड़ में से 20 करोड़, 20 करोड़ तो ऐसे रुपए है जो तो मेरे 5 साल में डेप्रिशिएट हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये टरबाइन तो मुझे 5 साल बाद में चेंज करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी टरबाइन, नई टरबाइन लगानी पड़ेगी, तभी तो मेरी एरोप्लेन 20 साल तक चलेगी। तो इंडेक्स 16 क्या बोल रहा है भाई कि अगर तुम्हारा ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तुम्हारे इन कंपैरिजन टू टोटल कॉस्ट, तो भाई तू 20 करोड़ को अलग से डेप्रिशिएट कर और 80 करोड़ को अलग से डेप्रिशिएट कर। मतलब जो 20 करोड़ है वो मेरा जो 5 ईयर्स की लाइफ है उसमें डेप्रिशिएट होगा, और जो मेरा 80 करोड़ है वो कितने ईयर्स में डेप्रिशिएट होगा? 20 ईयर्स में। ठीक है, तो इससे मेरा डेप्रिसिएशन जो आएगा 20 डिवाइड बाय 5 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा सर? 4 करोड़ का इधर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, प्लस 80 करोड़ डिवाइड बाय 20 ईयर्स करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 4 करोड़। टोटल मिला के तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 8 करोड़। जबकि पहले अगर मैं पूरा का पूरा 100 डिवाइड बाय 20 करता तो मेरा सिर्फ डेप्रिसिएशन कितना आता? 5 करोड़ आता। क्यों आता? क्योंकि ये जो मेरी 20 करोड़ वाली जो वैल्यू है ना, वो भी क्या हो गई? 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट होगी, तो हर साल सिर्फ 1-1 करोड़ का इफेक्ट आएगा। जबकि होना क्या चाहिए कि सर ये टरबाइन की तो यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो इसको 5 ईयर्स में ही उठा के खत्म कर दो ना, फिर जब नहीं आएगी तब नई का नई देखा जाएगा, जब रिप्लेस होगा तब उसको चेंज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उसकी जो भी कैरिंग अमाउंट, या अगर कोई बची होगी तो, और नई से उसको रिप्लेस कर देंगे। बट इधर इधर वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि अपन 100 करोड़ को पूरे के पूरे को 20 ईयर्स की यूजफुल लाइफ में क्या कर रहे थे? डिवाइड करके चल रहे थे। इसलिए इंडेक्स 16 तुम्हें ये बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे पीपी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है एंड दैट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इज आल्सो हैविंग अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट, तो तुम्हें उसको अलग से क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है? अलग से तुम्हें डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, एक सेकंड। ये यार ये वन नोट फिर, हाँ आ गया। 8 करोड़ को तुम्हें क्या करना है? अलग से मतलब 20 करोड़ को तुम्हें क्या करना है? अलग से डेप्रिशिएट करना है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेरी जो पीपी है वो 100 करोड़ की थी पहले, अब क्या होगा उसमें से 80 करोड़ पे तो 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन आएगा, प्लस 20 करोड़ जो टर्बाइन का था उसमें 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट आएगा 4 करोड़, तो टोटल मिला के मेरा क्या हो जाएगा? 8 करोड़। तो मैं पीपी में से क्या करूंगा? 8 करोड़ माइनस करूंगा, और मेरी नेट में जो पीपी दिखेगी बाहर मेरी बैलेंस शीट के अंदर, वो 100 करोड़ माइनस 8 करोड़, दैट इज 92 करोड़ दिखेगी। पीपी अभी भी तुम्हारी 92 करोड़ से दिखेगी, एरोप्लेन अभी भी तुम्हारी 90 करोड़ 92 करोड़ दिखेगी, बट इसका जो डेप्रिसिएशन है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ना कि जो तुम जनरल जो तरीका अपनाते थे उस तरीके से होगा। बिकॉज जो तुम 20 साल में 100 करोड़ को डिवाइड करके चल रहे हो, हर साल 4-4 करोड़ ले रहे हो ना अपना डेप्रिसिएशन, विदाउट बाइफिकेशन ऑफ योर टर्बाइन, तो उससे क्या हो रहा है? तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन क्या हो जा रहा है? उसका डेफरमेंट ज्यादा हो जा रहा है। जो 20 करोड़ वाला जो इफेक्ट है ना टर्बाइन वाला, उसका डेफरमेंट ज्यादा हो जा रहा है, 20 ईयर्स तक हो जा रहा है, जबकि वो 20 ईयर्स तक चलने वाला ही नहीं है। इसलिए इंडेक्स 16 बोलता है इट इज नॉट अ ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ योर अकाउंट। इसलिए दोनों को क्या करो? अलग अलग तरीके से दिखाओ अपने नोट्स के अंदर। सर क्या हमारी कॉस्ट जब सिग्निफिकेंट होगी, क्या सर हमारी जब कंपोनेंट सिग्निफिकेंट होगा तभी हम कंपोनेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं? क्या सर हम ऐसे नहीं कर सकते? मेरे को लगता है कि भाई इसकी अलग से कंपोनेंट अकाउंटिंग करनी चाहिए। कोई है मेरा पार्ट किसी पीपी का, मुझे लगता है उसकी, जैसे मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में मशीन लगी हुई रहती है,
मशीन के अंदर क्या है, एक इंजन फिट है, वो इंजन की उतनी सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है मेरे मशीन के अंदर, बट स्टिल आई वांट कि मुझे इसके क्या करना है, इंजन को अलग से डेप्रिशिएट करना है, अलग से डेप्रिशिएट करना है। और मशीन का जो अदर है, अदर्स, उसको अलग से डेप्रिशिएट करना है। तो क्या सर मैं कर सकता हूं, इवन इफ engine cost is not significant, तो इंडेक्स 16 बोलता है हाँ भाई तुम कर सकते हो। इंडेक्स 16 कभी भी और अच्छे से डिस्क्लोजर देने में कभी मना नहीं करेगा, बट ये बोलते हैं कि भाई अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट है तो मैंडेटरी तुम्हें कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करनी ही पड़ेगी। बट अगर तुम्हें लगता है कि कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है बट फिर भी तुम कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, समझे तुम ये चीज? हाँ सर समझ गए। सपोज करो, सपोज करो सर ये जो टर्बाइन है मैंने उसे डेप्रिशिएट किया 4 इयर्स तक, अभी हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, 4 इयर्स मेरी 20 करोड़ की वो टर्बाइन थी। टर्बाइन कितने की थी, 20 करोड़ की। उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो कितनी थी, 5 इयर्स। और मैंने क्या कर लिया, 4 ईयर उसे यूज कर लिया। तो मुझे बताओ कि उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बची होगी बुक्स के अंदर। कैरिंग अमाउंट सर 20 करोड़ को आपने 5 ईयर से डिवाइड किया तो आपका डेप्रीसिएशन पर ईयर जो था, डेप्रीसिएशन पर ईयर 20 करोड़ डिवाइड बाई 5 था, दैट इज 4 करोड़। तो सर अभी भी कितने कितनी वैल्यू बची होगी इसकी, कैरिंग अमाउंट 4 करोड़ की बची हुई होगी। अब मैंने क्या कर दिया, 5वें साल का इंतजार ना करते हुए मैंने इसी साल उसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड विथ न्यू टर्बाइन। ठीक है, रिप्लेस विथ क्या कर दिया मैंने, न्यू टर्बाइन कर दिया, नई टर्बाइन से उसे रिप्लेस कर दिया। और जो मेरा अदर्स की जो कैरिंग अमाउंट थी अभी, अदर्स की कैरिंग अमाउंट वो सपोज करो 60 करोड़ थी। ठीक है, तो टोटल टोटल मेरी पीपी पीपी एरोप्लेन कितने पे दिखेगी बताओ मुझे, बताओ, सोचो सोचो। सर टर्बाइन 4 करोड़ की कैरिंग अमाउंट बची थी और अदर्स की कैरिंग अमाउंट 60 बची थी, तो सर आपको 64 करोड़ पे पीपी दिख रही होगी। उसी बीच मैंने क्या किया सर, रिप्लेस कर दिया न्यू टर्बाइन से, किसको, ओल्ड टर्बाइन को। और न्यू टर्बाइन की जो मेरे को जो कॉस्ट पड़ी जिसपे मैं लेकर आया वो मेरे को पड़ी 30 करोड़। कितनी पड़ी, 30 करोड़। तो सर अब मैं, मेरी जो न्यू पीपी कैरिंग अमाउंट कितनी बनेगी, क्योंकि मेरे 64 करोड़ में तो 4 करोड़ पुरानी वाली भी है। तो इंडेक्स 16 बहुत बेसिक सा बोलता है भाई पुरानी वाली को हटा, नई वाली को ला। सर ये तो गर्लफ्रेंड जैसा लग रहा है। अरे मूर्खो, ऐसा मत सोचो। देखो गर्लफ्रेंड है कोई बात नहीं, तुम्हें जो मानना है तुम मानो, तुम्हें जिस तरीके से याद रखना है रखो, बट पुरानी वाली जाएगी तभी तो नई वाली आएगी। तो वही वाला लॉजिक है यहाँ पे। 64 करोड़ में से 4 करोड़ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और तुम्हारा नया नया जो कितना आया सर, 30 करोड़ की न्यू टर्बाइन आई, तो 30 करोड़ की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 64 में से 4 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा सर, 60 करोड़। 60 करोड़ में 30 करोड़ जोड़ोगे तो 90 करोड़ पे तुम्हारी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, किसकी, एरोप्लेन की। और इस कैरिंग अमाउंट के दो बाइफिकेशन बनेंगे फिर से। कितने क्या बाइफिकेशन बनेंगे सर, 60 करोड़ तुम्हारा अदर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ। और तुम्हारा 30 करोड़ का क्या बन जाएगा, न्यू टर्बाइन। ठीक है, बेसिकली और न्यू टर्बाइन या टर्बाइन बोलो, कुछ भी बोल लो तुम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट अकाउंटिंग को अप्लाई करते हैं। तो कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कंपोनेंट अकाउंटिंग इज समथिंग कि इंडेक्स 16 ये बोलता है भाई अगर तुम्हारे पीपी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट पार्ट है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है, तो उस पार्ट को, उतने पार्ट को अलग से डेप्रिशिएट कर और अदर को अलग से डेप्रिशिएट कर, दिखाना एक ही साथ में है। ठीक है सर, अगर मेरा कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं हुआ, तब भी मैं क्या कंपोनेंट अकाउंटिंग लगा सकता हूँ। इंडेक्स 16 बोलता है भाई लगाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जो लगाना है लगा, ज्यादा डिस्क्लोजर देगा, ज्यादा अच्छे से अकाउंटिंग करेगा तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को, तो तू कर सकता है। सर अगर मैंने नई नई टरबाइन ले आई, पुरानी वाली और पुरानी वाली को निकालना है तो किस तरीके से करूंगा मैं अकाउंटिंग, पुरानी वाली को बाहर करेंगे, माइनस करेंगे और नई वाली की वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इट इज वेरी बेसिक, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है कि भाई अगर नई टरबाइन कर ली, पुरानी वाली जा रही है तो पुरानी वाली को बाहर, नई वाली को अंदर। तो इस तरीके से तुम्हारा कंपोनेंट अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट था
वो पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट अकाउंटिंग को बुक से देखते हैं और फिर अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट कंपोनेंट ये रहा कंपोनेंट अकाउंटिंग। देखो दिख रहा है ना तुम्हें अच्छे से? हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अ, अरे यार फिर से वन नोट नहीं खुल रहा। अब खुल गया, ठीक है। कंपोनेंट अकाउंटिंग, सर कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है? कंपोनेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है ईच सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ अ पीपी, किसी पीपी का कोई सिग्निफिकेंट पार्ट है जिसकी कॉस्ट भी क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो उसे तुम क्या करो, मतलब उसकी कॉस्ट किससे ज्यादा सिग्निफिकेंट, टोटल कॉस्ट में उसका काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, तो वो आइटम को तुम्हें क्या करना है, अलग से डेप्रिशिएट करना है। अगर भले ही तुम्हारा आइटम सिग्निफिकेंट ना हो, बट फिर भी तुम क्या कर सकते हो, कंपोनेंट अकाउंटिंग को अप्लाई कर सकते हो। इस वाले पॉइंट को काट देना, तुम्हारा ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, वो कोई काम का नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसको तुम हटा दो अपने ये बुक से, तुम भी काट दो ये वाले पॉइंट को पूरा, ठीक है। एक सेकेंड, ये चक्री घूम रही है यार, पता नहीं हैंग क्यों हो रहा है, पता नहीं। तुम भाई पुराना वाला जितने भी लेक्चर्स पेंडिंग है ना, वो पूरे के पूरे देख लेना। ऐसा नहीं कि भाई हम आगे आगे करे जा रहे हैं, पीछे का सारा छूट गया है, इंडेक्स 16 ही पड़ा है, पीछे का इंडेक्स 8, शेड्यूल 3, और क्या बोलते हैं तुम्हारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स वाला चैप्टर था, मतलब तुमने स्किप कर दिए जस्ट बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है कि वो एग्जाम से इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई हर चीज को सीरीज में देखोगे ना, तब भी ज्यादा सही से बातें बनेगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भाई तुम सारी जो चीजें देख रहे हो ना, वो लाइन वाइज देखते हुए आना, ठीक है। बीच में से घपलेबाजी करके आ रहे हो, तो घपलेबाजी को वहीं पे रोक दो, अभी रोक दो, और पीछे का पहले देख के और फिर तुम फिर से आ जाओ, ये वीडियो तो यहीं पे कहीं भाग गया तो जा नहीं रहा है, तो तुम अभी देख लो। उसके अलावा व्हेन ए सिग्निफिकेंट पार्ट और कंपोनेंट इज रिप्लेस, बोल रहा है कि अगर जब भी कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट या पार्ट तुम्हारा रिप्लेस होता है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट जो जो हो रही है, उसे क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज अब अपन पढ़ेंगे, व्हाट इज डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, अपनी बुक से बाहर निकाल के धक्के मार के फेंक देना, ए निकाल, ऐसे करना, चल निकल, ये वाली चीज करना। किसके साथ, पीपी के कंपोनेंट के साथ, जो भी तुम उसका पार्ट था उसको निकाल रहे हो बाहर, धक्के मार के फेंक रहे हो, तो उसको क्या, उसकी अमाउंट को क्या कर दोगे, हटा दोगे, और जो कॉस्ट है न्यू कंपोनेंट की, उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे मैंने तुम्हें अभी न्यू एरोप्लेन वाले न्यू टर्बाइन वाले एग्जांपल से तुम्हें बताया। तो ये तुम्हारा कंपोनेंट अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्ट था। अब अपन जो पढ़ेंगे अपना सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकम में भी एक जो छोटी छोटी बात करनी रह गई है, मेजरली रिप्लेसमेंट पार्ट्स तो तुम समझ गए होगे, रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, रिप्लेसमेंट करना है, और तुम्हें एक मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल वाला तुम्हें एक पॉइंट बताना है। देखो सब्सिक्वेंट कॉस्ट में अपन ने क्या पढ़ा था सर, अगर कोई भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अगर खर्चे होते हैं आफ्टर आफ्टर मतलब अपनी यूजेबल कंडीशन के आने के बाद में, अपन जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के छोटे मोटे खर्चे करते हैं अपनी पीपी के अंदर, तो उसे कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं करना, उसे सीधा पीएनएल में जाके क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। सर अगर हम कुछ रिप्लेसमेंट करते, कोई पार्ट है सिग्निफिकेंट पार्ट, उसको रिप्लेस करते तो क्या करेंगे, पुराने वाला पार्ट जिससे जो रिप्लेस हो रहा है उसकी कॉस्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसकी कैरिंग कॉस्ट नहीं, उसकी कैरिंग अमाउंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और नए वाले की जो कॉस्ट है, जिस भी वैल्यू पे तुम ला रहे हो उसको, उसको क्या कर दोगे, तुम ऐड कर दोगे। सर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल वाला अपना एक पॉइंट बाकी था, इसके अंदर मैं तुम्हें बोला था कि भाई कंपोनेंट अकाउंटिंग से डील करता है। मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल क्या होता है, एक इधर ही तुम्हें बताता हूँ एग्जांपल से। सर ये मेजर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल क्या होता है सर, देखो मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल क्या होता है, जैसे एरोप्लेन वाला एग्जांपल अपन अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेरी ये एरोप्लेन है, हाँ सर ये आपकी एरोप्लेन है, बड़ी घटिया है सर, बट ठीक है चला लेंगे हम। ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये कितने की है, 100 करोड़ की है। जब मैंने ये एरोप्लेन खरीदा था ना, तो एज पर एविएशन मिनिस्ट्री रूल्स, एविएशन मिनिस्ट्री क्या बोलती है
कि भाई जब तुम भी एरोप्लेन खरीदोगे कुछ भी करोगे तो उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा, या तो हर 5 साल में तुम्हें अपनी एरोप्लेन्स का इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, ताकि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये एरोप्लेन सही से काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और अगर इसमें कुछ डिफेक्ट्स है, अगर इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटीज है जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो उस चीज को क्या कर देंगे, रिपेयर करवा देंगे, उस चीज को सही करवा देंगे, उस चीज को पूरा बदलवा देंगे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है इंस्पेक्शन एंड ओवरऑलिंग। इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग इज नथिंग बट इंस्पेक्शन ऑफ योर पीपी। भाई तुम चेकिंग करने के लिए उसको कुछ कॉस्ट इनकर करते हो, एंड दैट कॉस्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मैं बात करूं एरोप्लेन, तुम्हें हर हर 5 साल में क्या करनी पड़ती है, इंस्पेक्ट करवानी पड़ती है फिर से, कि भाई जो तुम्हारी एरोप्लेन है वो आगे यूजेबल कंडीशन में है कि नहीं है, या तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो तुम उसे पूरी तरीके से क्या करवा दोगे, चेंज करवा दोगे। दैट इज नथिंग बट एज इंस्पेक्शन एंड ओवरऑलिंग। तो जब भी आप कोई एरोप्लेन खरीदते हो, एग्जाम्पल अपना चल रहा है इधर एरोप्लेन वाला, ठीक है, जब भी तुम कोई एरोप्लेन खरीदते हो तो वो एरोप्लेन जिसने बेची है तुम्हें, तो उसने भी तो इंस्पेक्शन करवाई होगी, उसने भी तो दिखवाया होगा कि भाई ये सही से चलेगी, चलने लायक है कि भी नहीं है। अगर वो इंस्पेक्शन नहीं करवाता तो वो भी बेच नहीं पाता। तो बेसिकली कभी भी तुम एरोप्लेन खरीदो उसमें क्या है, एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट इंक्लूडेड ही रहेगी। ठीक है, एंड दैट कॉस्ट इज समथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। और दूसरी चीज, इधर मैं एरोप्लेन का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम और भी किसी एसेट के ऊपर वो इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो एक ऐसी कॉस्ट है जो हर 5 साल में मेरे लगने वाली है, मतलब उस कॉस्ट का फायदा तो मुझे सिर्फ 5 साल मिलने वाला है, जो मैंने इस अपनी एरोप्लेन में जोड़ के रखा है। सपोज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल इक्वल्स टू 10 करोड़, which is included which is included in ₹100 करोड़। ठीक है, तो इंस्पेक्शन एंड ओवरऑलिंग का कॉस्ट जो है तुम्हारा 10 करोड़ लगा था, और तभी जाके तुम्हें ये 100 करोड़ की एरोप्लेन मिली है। तो इस 100 करोड़ की एरोप्लेन में 10 करोड़ का मेरा क्या खर्चा है, इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल का। और ये खर्चा ऐसा है कि मुझे इसकी जो लाइफ है, इस खर्चे की जो लाइफ है, मतलब इसका जो रिकरिंग नेचर है, वो कितना है, 5 ईयर्स। मतलब 5 ईयर्स बाद में मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। तब क्या होगा सर, कि मैं 5 ईयर्स बाद में फिर से 10 करोड़ या जो भी इंस्पेक्शन की कॉस्ट लगेगी वो मैं इनकर करूंगा। तो इंडिया 16 भाई इधर सिंपली बोलता है कि भाई एक ऐसी कॉस्ट है जो तुम्हारी 5 साल में चलने वाली है। भले तुम्हारी जो एरोप्लेन की टोटल लाइफ है, एरोप्लेन की टोटल लाइफ जो तुमने कंसिडर कर रखी है वो 20 ईयर्स है, नो डाउट। बट जो इसमें से 100 करोड़ की, बट इसमें से एक ऐसी कॉस्ट है 10 करोड़ की जो 5 साल बाद में फिर से लगने वाली है। तो इंडिया 16 बोलता है भाई जैसे तुमने कंपोनेंट को सेपरेट किया था, अब ये तो कोई कंपोनेंट है नहीं, कोई इंस्पेक्शन तुम्हारी एरोप्लेन के अंदर फिट तो नहीं है, इट इज अ कॉस्ट। ठीक है, जो बहुत जरूरी थी, उसके नेचर के लिए रिक्वायर्ड थी, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड कॉस्ट थी, तो तुमने इनकर की है। तो अगर तुम्हारे पीपी के अंदर ऐसी कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की कॉस्ट है, और वो हर कुछ सालों में फिर से इनकर्ड होने वाली है, तो तो इस कॉस्ट के ऊपर भी तुम क्या लगा दो, कंपोनेंट अकाउंटिंग लगा दो। कंपोनेंट अकाउंटिंग मतलब इस कॉस्ट को तुम्हें कितने साल में डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, 5 साल में, ना कि 20 साल में। तो बेसिकली अगर अपन अपने दोनों एग्जाम्पल को कंबाइन करें, तो हमारा सर एक एरोप्लेन था, वो एरोप्लेन कितने का था, 100 करोड़ का था। ये 100 करोड़ में 3 बाइफिकेशन बन गए सर, एक तो मेरा अदर्स, एक मेरी हो जाएगी टरबाइन, और एक मेरा हो जाएगा इंस्पेक्शन का कॉस्ट जो मैंने इनकर्ड किया है, इंस्पेक्शन कॉस्ट। ये 10 करोड़ था मेरा, ये 20 करोड़ था एज पर प्रीवियस एग्जाम्पल, और ये मेरा रिमेनिंग कितना हो गया, 70 करोड़। सर ये जो 70 करोड़ है उसको तो मैं 20 ईयर्स में क्या करूंगा, डेप्रिशिएट करूंगा, नो डाउट। इस टरबाइन की कॉस्ट को मैं कितने साल में डेप्रिशिएट करूंगा, 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट करूंगा। और ये इंस्पेक्शन की कॉस्ट को भी मैं क्या करूंगा, 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं सीधा 100 करोड़ डिवाइड बाई 20 करता तो मेरा 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन आता। अगर मैं अगर मैं 80 करोड़ डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 करोड़ डिवाइड बाई 5 करके चलता तो मेरा 8 करोड़ का डेप्रिसिएशन आता। बट एज पर इंडिया 16 अगर कोई भी आपकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है, इट इज इन द नेचर ऑफ इंस्पेक्शन कॉस्ट और बहुत काफी सिग्निफिकेंट होती है वो भी, तो उसके लिए आप क्या करो, कंपोनेंट अकाउंटिंग लगाओ। तो बेसिकली मेरा अब कैसे होगा, 70 करोड़ तो कितने में ईयर्स में डेप्रिशिएट होगा, 20 ईयर्स में।
उसके अलावा 20 करोड़ कितने पे डेप्रिशिएट होगा? 5 ईयर्स में। उसके अलावा जो 10 करोड़ है वो कितने ईयर्स में डेप्रिशिएट होगा? 5 ईयर्स में। तो इससे मेरा जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी तुम्हारी, वो जो भी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो इधर ये आ जाएगा तुम्हारा 2 CR। ठीक है, इधर तुम्हारा आ जाएगा कितना? 4 CR। और तुम्हारा 3.5 CR इधर आ जाएगा, 3.5 CR है ना। 3.5 CR तुम्हारा इधर आ जाएगा। तो 3.5 प्लस 4 7.5, 7.5 प्लस 2 9.5 CR का तुम्हारा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। ये तुम्हारी पिक्चर बिल्कुल करेक्ट नहीं थी, ये किसी हद तक करेक्ट थी, बट अगर इंस्पेक्शन की कॉस्ट है तो फिर ये करेक्ट पिक्चर होगी, ये भी नहीं होगी। तो बेसिकली इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि अगर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑलिंग की कॉस्ट है तो तुम्हें हमेशा क्या करना है? उसे अलग से कंपोनेंट बना के एक कंपोनेंट अकाउंटिंग वाला रूल अप्लाई करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। बेसिकली यार कुछ नहीं, कंपोनेंट अकाउंटिंग ही है, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट। एक इधर एक अजम्पशन है, तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके अंदर हमेशा ये तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन बेस्ड अजम्पशन है ये, कि जब भी तुम्हारी जो टोटल कॉस्ट रहेगी ना किसी भी पीपीई की, किसी भी पीपीई की वो, और अगर तुम्हारे इंस्पेक्शन की रिलेटेड बात की तो जो तुम्हारी इनिशियल कॉस्ट, सपोज करो मैंने इधर 100 करोड़ बोला था, तो 100 करोड़ में मेरा क्या था? इंस्पेक्शन का कॉस्ट हमेशा इंक्लूड रहेगा। अगर मेरी कोई और पीपी होती उसका 1000 करोड़ रहता, तो उसके अंदर ही मेरा क्या होगा? हमेशा इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे एक अजम्पशन है, वो हर एक क्वेश्चन में फॉलो होती है। अगर नहीं होगी तो तुम्हें सेपरेटली क्वेश्चन बता देगा। तो इसी के साथ अपना सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड वाले में एक जो पार्ट रह गया था अपना इंस्पेक्शन ओवरऑल वाला, वो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यहाँ तक अपनी गाड़ी एकदम सही चल रही है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें फिर से कोई ना कोई कंसेप्ट पढ़ा दो, हमें नहीं समझ में आया, तो प्लीज 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 आई ह्यूज रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि यार ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इस टॉपिक पे और क्वेश्चन करवा दो, या कुछ भी हो तुम्हारी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वो प्लीज मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले कि और क्या बेटर कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो फ्री क्लासेस है, आई नो तुम शायद इतना ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होगे मुझ पे, बट मे बी यू कैन ट्रस्ट मी। अदरवाइज अगर तुम्हें जितना जहां जहां पे यूजफुल होता है तुम यूज कर रहे हो मेरी क्लासेस को, तो दैट इज समथिंग विच इज फेयर इनफ फॉर मी, और मेरे को उससे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थोड़ा सा ना ये बतानी है ना, जब हैंग हो जाता है बीच बीच में वन नोट। देखो क्या लिखा हुआ है अपने इंस्पेक्शन, मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल वाले टॉपिक पे। देखो मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल ट्रीट एज अ सेपरेट कंपोनेंट। मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल को हमेशा क्या मान लो? एक कंपोनेंट मान लो। अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग बाय रिकॉग्नाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपी एंड डी रिकॉग्नाइज एनी। सेम बोल रहा है कि अगर तुमने नया इंस्पेक्शन कर किया, पुराने वाले सपोज करो चौथे साल में इंस्पेक्शन करवाना पड़ा, मैं तो 5 साल में डेप्रिशिएट करने वाला था, तो अभी भी 2 करोड़ रुपए मेरे बचे होंगे, और 2 करोड़ को क्या करूंगा? मैंने हटाऊंगा और नया जो इंस्पेक्शन का कॉस्ट इंक्लूड किया होगा वो मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। सर ये कुछ कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही सर, कब समझ में आएगी ये तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम इसके क्वेश्चंस भी करोगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस करके ही अकाउंट्स में और चीजें क्लियर होती है। तो वेट करो, क्वेश्चंस होंगे तो अपने आप चीजें क्लियर होगी, और उसके बाद में उसके अलावा भी मैं अभी सारी चीजें लाइन टू लाइन तुम्हें रिवाइज करवाने वाला हूँ, हर एक चीजें, तो कोई भी दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। देखो बहुत बड़े बड़े इंडेक्स होंगे तब शायद मैं तुम्हें इतना पूरा डिटेल में बार बार रिवाइज नहीं करवा पाऊँ, बट जहां पे पॉसिबिलिटी हो, जहां पे छोटे इंडेक्स है, जैसे इंडेक्स 16 इज कंपैरेटिवली, अगर मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन इंडेक्स 109, इंडेक्स 115, इंडेक्स 116 इनसे कंपेयर करूँ तो ये छोटा इंडेक्स है। तो इधर में अपन रिविजन कर सकते हैं बिल्कुल चीजों का बार बार। उधर सर क्या उधर रिविजन नहीं करेंगे? अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि हर अपन लेक्चर के बाद में जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा वो तो हर बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, वरना चीजें बनेगी ही नहीं। बट जितने डिटेल रिवीजन होते हैं वो लेक्चर के दौरान ही होंगे, अलग से रिवीजन वीडियोस में आ जाएंगे। तो रिवीजन वीडियोस भी मैं धीरे धीरे करके सबके डालते जाऊंगा, जैसे जैसे मेरे 3-4 चैप्टर हो जाएंगे, एक एक उनके क्या करूंगा? रिवीजन वीडियोस भी मैं डालता रहूंगा, ताकि जिसको अगर सिर्फ रिवाइज करनी हो चीजें, जिसने अपनी एग्जाम दे दी और अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाया हो,
और उसे कंसेप्ट फिर से रिवाइज करने हैं तो वो रिवीजन वीडियोस पे जाके देख सकता है रिवीजन सारी चीजों का। और उसमें एक चीज मैं प्लस करूंगा कि जो अपन ने एलडीआर क्वेश्चन मार्क करे होंगे ना लास्ट डे रिवीजन के लिए, वो क्वेश्चंस भी मैं उधर तुम्हें क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो वो क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट अगर तो होंगे दोनों अपने, तो अपनी बात कहीं पे भी छूटने वाली नहीं है। अब अपन लास्ट सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज डी रिकॉग्निशन। ठीक है, डी रिकॉग्निशन क्या होता है भाई? कर ली ना पीपी यूज, ले लिया उसका सारा फायदा, कर ली ना। तो अब इसको क्या कर दो, अगर सारे फायदे निकल चुके हैं, अब तुम्हें लगता है इससे कोई भी बेनिफिट तुम्हें होने वाला नहीं है और इसकी वैल्यू अब तुम्हारी बुक्स में खत्म होने वाली है, ठीक है, इसकी स्क्रैप वैल्यू भी तुम्हारे पास कुछ नहीं, इसकी डिस्पोजेबल वैल्यू भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाली। तो डिस्पोजेबल वैल्यू क्या होती है सर? उसको बेच के जो पैसा आएगा वो, तो उसे क्या कर दो, अपनी बुक्स में से हटा दो। या तो तुम अगर पीपी को डिस्पोज कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो भी तुम्हारी बुक से वो क्या हो जानी चाहिए, हटनी चाहिए, क्योंकि सर बेच दी तो अब मेरे पास है ही नहीं ना। तो जो चीज मेरे पास नहीं होगी उसे मैं अपनी बुक से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। या तो मैं बेच रहा हूं, या तो मुझे उससे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है, या तो उसको बेच के कोई भी पैसा आने वाला नहीं है, तो मैं उसको अपनी बुक से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो जब भी आप अपनी बुक से अपनी पीपी को हटाते हो, उसी को बोला जाता है डी रिकॉग्निशन। सर डी रिकॉग्निशन के टाइम पे अगर आप बेच रहे हो, तो सपोज करो मेरी पीपी जो लास्ट डे पे अब उसके बेचने के जो दिन आ चुके हैं, उस दिन पे वो 10 करोड़ की पड़ी थी, ठीक है, और मार्केट में जब मैं इसे बेचने गया सेल करने गया, ठीक है, तो सेल करके मुझे इसके कितने रुपए मिले, 11 करोड़ रुपए मिले। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा, सर अगर हम जब बेचेंगे अपनी बुक से बाहर निकालने की, जब हम इसे बेचेंगे तो हमें फायदा भी हो सकता है कुछ, या नुकसान भी हो सकता है। तो सर ये फायदे नुकसान का क्या होगा सर? अगर गेन होता है या लॉस होता है, तो इस गेन लॉस का मैं क्या करूंगा सर? तो यहाँ पे अपन डी रिकॉग्निशन में सब पढ़ेंगे। सर डी रिकॉग्निशन मतलब क्या समझा आपने? डी रिकॉग्निशन मतलब अपनी बुक्स में से पीपी को क्या कर देना, हटा देना। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या तो तुम उसे बेच रहे हो किसी भी तरीके से, या तो तुम उसे क्या कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई भी बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है, ना बेच के ना यूज करके। तो अब तुम्हारी बुक्स में उसको रहने लायक कोई जगह नहीं है, अब तुम उसे क्या कर दो, धक्के मार के बाहर निकाल दो। जैसे तुम ऑथेंटिक टीवी सीरियल में, ये बच्चा कोई काम का नहीं है, इसने कभी मेरे घर को सुखी नहीं दिया, उसको निकाल के बाहर फेंको, जायदाद से बेदखल करो, तो वैसे तुम उसे अपने बिजनेस से बेदखल कर दोगे। तो सर कैरिंग अमाउंट ऑफ एन पीपी मस्ट बी डी रिकॉग्नाइज। कब डी रिकॉग्नाइज होती है? जब या तो तुम उसे डिस्पोज कर रहे हो, या फिर तुम उससे तुम्हें कोई भी बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है, उसे यूज करके भी या उसे डिस्पोज करके भी। तुम्हें लगता है उसे बेच के अंडा आएगा, अंडा, तो ठीक है, तो तुम उसे क्या कर दोगे, तुम्हें कोई भी फायदा नहीं है, निकाल दो इसको। या तो तुम उसे आगे यूज करके भी अब कोई बेनिफिट नहीं जनरेट कर सकते, पूरी मर चुकी है वो पीपी, अब खत्म होने का दिन आ गया उसके, तो तुम उसे क्या कर दोगे, डी रिकॉग्नाइज। सर अगर हम बेच रहे पीपी को, डी रिकॉग्नाइज करते वक्त अगर हम डिस्पोजल कर रहे हैं, तो डिस्पोजल करते वक्त हमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सर गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? जैसे सपोज करो तुम्हारी जो कैरिंग अमाउंट थी वो कितनी अपन ने पकड़ी, 10 करोड़, जिसकी सेल वैल्यू है वो कितनी है, 11 करोड़। बट इसको बेचने के लिए तुम्हें कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मशीनरी थी, तो मशीनरी को उठा के ले जाने का, भंगार वाले को देने का, सपोज करते हैं स्क्रैप वाले को देने का, अपने को कुछ खर्चा इन्वॉल्व करना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन का। तो जो सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, वो कितने थे मेरे, सपोज करो ये थे मेरे 0.2 CR, ठीक है, 0.2 CR का मेरा इसका खर्चा था। तो बेसिकली सर मुझे अगर मैं बोलूं तो मैंने बेच के तो पैसा 11 करोड़ कभी नहीं कमाया। टेक्निकली सोचा जाए तो मैंने कभी भी 11 करोड़ तो कमाया नहीं। मैंने पैसा कितना कमाया सर, 11 करोड़ माइनस 0.2 करोड़, दैट इज 10.8 करोड़ मैंने सेल करके मेरे पास पैसा आया। और उसकी जो कैरिंग अमाउंट बुक्स में जो वैल्यू बची थी वो कितनी थी, 10 करोड़ की। तो इन शॉर्ट मुझे 0.8 करोड़ का क्या हो गया, मतलब 80 लाख का मुझे क्या हो गया सर, फायदा हो गया। वही अगर अपन एग्जाम्पल उल्टा करें, और एग्जाम्पल उल्टा करके अपन ये करेंगे कि सर मेरी कैरिंग अमाउंट अभी भी 10 करोड़ है, बट जो मेरी सेल वैल्यू है वो है 8 करोड़, ठीक है, और सेलिंग कोई एक्सपेंस नहीं है। तो इधर मेरे को क्या हो गया सर, लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, तुम्हें 2 CR का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सर जब ये लॉस हो रहा है, ये गेन हो रहा है, वो किधर जाएगा? तो इंडेक्स 16 बोलता है ये जो तुम्हारा जो भी गेन लॉस होता है, गेन या लॉस होता है किससे, तुम्हारे एक्चुअल सेल करके जो तुम्हें जो भी गेन लॉस होता है, उस गेन लॉस को तुम्हें किधर डालना है, पीएनएल के अंदर डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर डालना है। तो सर जो भी हमें गेन लॉस हो रहा है फ्रॉम डी रिकॉग्निशन, तो हम गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी नेट डिस्पोजेबल मिला, नेट डिस्पोजेबल प्रोसेट मतलब जो भी तुम्हारा खर्चा लगा,
असेट को बाहर निकालने के लिए, वो माइनस करोगे कैरिंग अमाउंट, तो तुम्हारा गेन आएगा या लॉस आएगा? सर जो भी आए, गेन आए या लॉस आए, वो किधर जाएगा? हमेशा पीएनएल स्टेटमेंट में तुम्हारा जाएगा। सर अगर मतलब पीएनएल स्टेटमेंट में जाएगा, मतलब अगर गेन हुआ तो गेन किधर जाता है? सर हमारा अदर इनकम हो गई है, क्योंकि बिजनेस से अदर, बिजनेस के नेचर की नहीं है। मेरा बिजनेस थोड़ा ना मैं पीपी को खरीदा बेची करता हूँ, मेरा बिजनेस तो कुछ और है। तो पीपी को मैंने बेचा, तो जो भी उस पर एक्चुअल गेन हुआ मेरा किधर जाएगा? अदर इनकम में। और अगर सर लॉस होता है तो किधर जाएगा? मेरा अदर एक्सपेंसेस में। किधर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। अगर क्या होता है सर? लॉस होता है, ठीक है, तो मेरा किधर चल जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। तो वही नीचे लिखा हुआ है कि वो कभी भी रेवेन्यू नहीं बनता, ये तुम्हारा जो फायदा है वो कभी भी रेवेन्यू में नहीं बनेगा, वो या तो अदर इनकम में जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो किधर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। तो बेसिकली सर डी रिकॉग्निशन कब करते हैं हम किसी पीपी का? या तो हम उसे बेच रहे हैं तब, या तो तुम्हें उससे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है उसे यूज करके या उसे बेच के, तो तुम उसे क्या करते हो? अपनी बुक से हटा देते हो। सर अगर हम बेच रहे हैं तो हम बेच के हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा नुकसान हम कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे सर? जो भी तुम्हें पैसा मिला नेट में, जो भी खर्चा लगा बेचने के लिए, वो माइनस वाइनस सब करके, माइनस जो भी उसकी बुक्स में वैल्यू थी, वो कैरिंग अमाउंट उसकी जो भी थी, उसको माइनस करोगे, या तो गेन आएगा या तो लॉस आएगा। सर ये गेन लॉस जो भी है वो मेरे बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन का नहीं है, ये अदर देन बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन का है। अगर मेरी बिजनेस एक्टिविटी यही होती तो वो तो मेरे रेवेन्यू में जाता अगर गेन होता तो। और अगर बट ये तो मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो ये जो भी तुम्हारा गेन होगा वो या तो अदर इनकम में चले जाएगा इन पीएनएल स्टेटमेंट, और अगर तुम्हारा लॉस होता है तो वो किधर से जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अपना लास्ट और फाइनल फाइनल टॉपिक, जो कि है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग लायबिलिटी और साइट रिस्टोरेशन की लायबिलिटी। सर ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है। सर हमने इसमें क्या पढ़ा था? पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी रिकैप दे देता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए कि व्हाट यू हैव स्टडीड। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था सर? इनिशियल इनिशियल मेजरमेंट, ये तुमने पढ़ा था? हाँ सर हमने इनिशियल मेजरमेंट बिल्कुल पढ़ा था, इनिशियल मेजरमेंट हमने पढ़ा था। इनिशियल मेजरमेंट में इनिशियल मेजरमेंट में तुमने क्या पढ़ा था सर? कि हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट में, तो उसमें एक कॉस्ट आती है जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन। सर ये एक ऐसा खर्चा है जो आज हमने अपनी कॉस्ट में इंक्लूड किया है, बट ये खर्चा अभी हमारी जेब से नहीं गया है। ये खर्चा ऐसा है जो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कब आप साइट रिस्टोरेशन करते हो, कब आप डिसमेंटलिंग करते हो, तब हमारा वो खर्चा लगेगा। बट सर हमें वो खर्चा तो हमारी होल एंड सोल पीपी से रिलेटेड था, तो हमें उसकी कॉस्ट में तो उसे इंक्लूड करना ही पड़ता। तो हमने क्या किया था? उसे प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे। किस पे रिकॉर्ड करते थे? प्रेजेंट वैल्यू पे। और सर जो भी हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के बाद में हम क्या करते थे? उतनी की लाइबिलिटी खड़ी कर देते थे। मतलब जो टू हमारा प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन, कुछ भी बोल लो, ये हमारा प्रोविजन खड़ा हो जाता था सर। अब इस प्रोविजन के साथ हम क्या करते थे? हम हर साल इस प्रोविजन को बढ़ाएंगे अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर की रेट से, और क्या एंट्री मारेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हर साल हम प्रोविजन बढ़ाते जाएंगे। क्यों बढ़ाते हैं सर प्रोविजन? क्यों बढ़ाते थे अपन प्रोविजन? क्योंकि सर जो हमारा खर्चा होने वाला है एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, लेट्स से 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स बाद में सपोज करो 20 लाख का खर्चा होने वाला है। बट सर मैंने तो उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 0.5 से मल्टीप्लाई करके 10 लाख पे रिकॉर्ड कर रखा है। अभी तो 10 लाख पे मैंने रिकॉर्ड किया सर, बट मेरे को खर्चा जो पे करना पड़ेगा आज से 20 साल बाद, तो वो 20 लाख पे करना पड़ेगा। तो उसकी कंटिन्यूसली अपन क्या करते हैं? चलते हैं उस लाइबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं, जो 20 साल बाद में हमारी 20 लाख तक आ जाएगी, और फिर हम लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे और बैंक से क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं। ये अपना नॉर्मल सिनेरियो होता है। बट इन केस सपोज करो तुमने सोचा था, ठीक है, तुम्हारा एस्टीमेट था कि जो डीकमिशनिंग पे खर्चा होगा ना, एक्सपेंस होगा, वो 20 लाख था। अब वो एस्टीमेट क्या हो गया? चेंज हो गया है। एस्टीमेट क्या हो गया? चेंज इन एस्टीमेट हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें लगता है 20 लाख का नहीं, अब तो भाई 25 लाख का खर्चा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा एस्टीमेट चेंज हो और तुम्हें लगता है 15 लाख का खर्चा होगा। तुमने एस्टीमेट लिया था कि भाई इसकी जो इसकी जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ है, मतलब
बेसिकली लाइफ नहीं, तुम्हारा ईयर ऑफ एक्सपेंस है, ईयर ऑफ एक्सपेंस है वो 20 ईयर्स बाद आएगा, मतलब आफ्टर 20 ईयर्स आएगा। एक्सपेंस है वो आफ्टर क्या आएगा, 20 ईयर्स आएगा, ठीक है। बट वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। और चेंज होके क्या हो गया, या तो 25 ईयर्स में होगा, अब और आगे बढ़ गया सर, या तो 15 ईयर्स में होगा सर, या पहले आगे अब जल्दी खर्चा हो जाएगा। या तो तुमने सोचा था सर कि जो हमारा एस्टिमेट है, ठीक है, एस्टिमेट किसको लेके सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो तुम परसेंटेज यूज करोगे वो, तो तुम्हारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो तुमने 12% लेके चला था। बट वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया सर, इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई, इंटरेस्ट रेट एडजस्ट हुए, तो हमें लगता है सर अब 12% नहीं, अब अगर हम इसे 10% से भी करते या 15% से, ऐसा केस में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो एक्चुअली में तुम्हारा एस्टिमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सर जो भी चेंज इन एस्टिमेट होता है तो हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोस्पेक्टिवली। ये तो तुमने पढ़ा है किसके अंदर, इंडेक्स 8 के अंदर। इंडेक्स 8 में अपन ने क्या पढ़ा है कि whenever there is a change in estimate then we have to apply that change prospectively। तो सर हम इसका प्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे, बट इससे क्या होगा सर, हमारी या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो कम होगी। लाइबिलिटी दो ही चीज हो सकती है, या तो लाइबिलिटी तुम्हारी ये सारी चीजें जो एडजस्ट की तो उससे लाइबिलिटी बढ़ रही है फाइनल लाइबिलिटी, या तो तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तुम्हारी लाइबिलिटी में जो भी हो रहा हो, तुम्हारी लाइबिलिटी में जो भी हो रहा हो, उसका इफेक्ट तुम्हें किस तरीके से अकाउंट्स में देना है वो अपन सीखेंगे। तो सर अगर बेसिकली तुम्हारा कुछ भी इफेक्ट हो रहा हो, लाइबिलिटी भले इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, बट चेंज इन लाइबिलिटी को कैसे इफेक्ट देंगे। तो चेंज इन लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं। इसमें डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हो। सर कौन सा मॉडल, मतलब या तो तुम री कॉस्ट मॉडल रख रहे हो, या फिर तुम रीवैल्यूएशन मॉडल रख रहे हो। या तो तुम कॉस्ट मॉडल रख रहे हो, या तो तुम क्या रख रहे हो, रीवैल्यूएशन मॉडल रख रहे हो। अगर तुम कॉस्ट मॉडल रख रहे हो तो तुम्हारा क्या हुआ है, कभी भी मतलब पीपी तो कॉस्ट पे ही रहा है हमेशा, ठीक है, उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन पड़ा है। तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है भाई, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी पहले ही अगर बड़ी भी रहती तो मतलब तुम्हारा प्रोविजन ज्यादा होता तो तुम क्या करते, एसेट को ज्यादा रिकॉर्ड करते। अगर तुम्हारा प्रोविजन कम हुआ होता तो तुम एसेट को भी क्या करते, कम रिकॉर्ड करते। अगर आज तुम्हारा एस्टिमेट चेंज हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि आज ज्यादा लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी या आज कम लाइबिलिटी पे करेगी पड़ेगी, तो तुम क्या करो, कॉस्ट मॉडल पे तो तुम्हारा असेट कॉस्ट पे ही है ना, तो तुमसे क्या कर दो, तुरंत उसी के अंदर एडजस्ट कर दो। बेसिकली अगर आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो एज पर इंडेक्स 16 तुम्हें क्या करना है, अपने एसेट को भी क्या कर देना है, एसेट को भी क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या पड़ेगी, पीपी, जो भी तुम्हारा पीपी होगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ गया तुम्हारा, जितने से बड़ा प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, और उतने से ही तुम क्या करोगे, एसेट को भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। बट सर अगर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी तुम्हारी डिक्रीज हुई होती, लाइबिलिटी अगर तुम्हारी डिक्रीज होगी तो क्या होगा सर, मैंने ज्यादा पे रिकॉर्ड कर रखा है मेरे एसेट को, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रोविजन ऐड कर रखा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली प्रोविजन कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं प्रोविजन को क्या करूंगा, कम करूंगा, मेरी लाइबिलिटी को कम करूंगा, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, कम टू, मेरा पीपी भी उतनी वैल्यू से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और मेरा पीपी और लाइबिलिटी दोनों क्या हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी। बट सर अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो, कौन सा मॉडल फॉलो करते हो, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो, तब किस तरीके से आप उस चेंज को इफेक्ट दोगे। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ी और कम हुई तो आप उसको किस तरीके से करोगे। तुम्हें पता है रीवैल्यूएशन मॉडल जब अपन फॉलो करते हैं, तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर हमारा कोई भी एसेट पे इंक्रीज डिक्रीज होता है तो अपन एसेट को तो कैरिंग अमाउंट पे ले आते हैं, बट उसका जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको किधर लेके जाते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। किसमें लेके जाते हैं, अलग से रीवैल्यूएशन सरप्लस में। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से ही तुम्हें क्या करना है, अपनी इसको इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट करना है, ऐसा कहता है तुम्हें इंडेक्स 16। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे तुम्हारा रीवैल्यूएशन मॉडल है तो तुम्हारा क्या होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा तुम्हारे पास। तो
इंडेक्स 16 बोलता है अगर तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो तुम उसका जो भी तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ना है इट्स नथिंग बट एन एक्सपेंस का बढ़ना। तो लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही है तो तुम क्या करोगे, अपने एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ी और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम है तो एक्सेस बैलेंस तुम किधर ट्रांसफर कर दो, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये एक तरीके से तुम्हारा फायदा हो गया, गेन हो गया, तो इस तरीके इसको क्या कर दो तुम रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एग्जांपल लेते हैं चलो। मेरी एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है, एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो है मेरी 100, मेरा जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो है मेरा 20, और मेरी चेंज जो हुआ है, चेंज इन लाइबिलिटी, वो कितना हुआ है, +30। कितना हुआ है, +30, मतलब 30 रुपए से मेरी लाइबिलिटी बढ़ी है। 30 रुपए से मेरी लाइबिलिटी क्या है, बढ़ी है। अगर मुझे बताओ ये सीधा कॉस्ट मॉडल पे होता, सपोज करो रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं होती ये चीज, तो तुम क्या एंट्री करते, सर मैं एक एंट्री करता, एसेट मेरा बढ़ जाता, तो मेरी लाइबिलिटी भी क्या हो जाती, बढ़ जाती, प्रोविजन की लाइबिलिटी कितने से बढ़ती, 30 से और 30 से। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें लाइबिलिटी नहीं, एसेट में इसका इफेक्ट नहीं डालना है। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है तो तुम्हें उसी से क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सर अगर मेरे को लाइबिलिटी बढ़ी है तो लाइबिलिटी बढ़ना इज एन एक्सपेंस फॉर मी, इज एन लॉस फॉर मी, तो इससे मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, इधर डेबिट हो जाएगा। बट सर आपका जो लाइबिलिटी बढ़ी हो कितने से बढ़ी, 30 से, बट मेरा सर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है वो तो 20 है। मतलब लाइबिलिटी जितनी से बढ़ी है, जितने से मेरा लॉस हो रहा है उतने से मेरी एक्सपेंस उतने उतने से मेरा सेट ऑफ करने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस का गेन नहीं पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा सर, जो भी जितना भी सेट ऑफ कर सकते हो उतना मैं कर लूंगा। उसके अलावा जो 10 रुपए जो आपके रह गए वो आप किससे एडजस्ट कर लो, पीएनएल से एडजस्ट कर लो। यही तुम तब करते जब तुम रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहे थे और तुमने सीखा था कि भाई सर फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी गेन होगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में रिवैल्यूएशन गेन की तरह जाएगा। सर अगर लॉस होगा तो चेक करेंगे कि पहले रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है कि नहीं पड़ा, अगर पड़ा है तो उससे जितना एडजस्ट हो सकेगा करेंगे। उसके अलावा बाकी का लॉस हम किधर डाल देंगे, पीएनएल में डाल देंगे। तो वही तो इधर हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ने से तुम्हारा क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस किस तरीके से बढ़ता है सर, अगर एसेट बढ़ता, सीधा एसेट बढ़ता तो इनडायरेक्टली तुम्हारा क्या बढ़ता, डेप्रिसिएशन बढ़ता, और डेप्रिसिएशन बढ़ना इज नथिंग बट एन एक्सपेंस बढ़ना। तो उसका इफेक्ट सीधा ये जो हो रहा है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू हो रहा है। इतना जो अपन घुमा रहे हैं ना इस चीज को, एसेट बढ़ रहा है फिर एसेट के बाद में डेप्रिसिएशन से अपना एक्सपेंस बढ़ता है, ये कॉस्ट मॉडल में होगा। बट रिवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है, भाई तुमने रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाया था ना, तो उसी से इसको क्या करो, एडजस्ट करो। तो मतलब अगर सर हमारा लाइबिलिटी बढ़ी तो हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस क्या कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट कर देंगे जितना हो सकेगा। अगर सर एक्स्ट्रा लॉस हुआ, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बढ़ी तो हम उतना एक्स्ट्रा लाइबिलिटी किससे एडजस्ट करेंगे, पीएनएल से। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी कैरिंग अमाउंट अभी भी 100 है, तुम्हारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है 20, और तुम्हारी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, कम हुई है। कितने से कम हुई है सर, -30 से हुई है। कितने से हुई है, -30 से। तो एक तरीके से तुम्हें ये फायदा हुआ सर, लाइबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। लाइबिलिटी अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। लाइबिलिटी 30 से कम हो जाएगी सर मेरी। उसके अलावा सर ये जो 30 है एक तरीके से मेरे को फायदा हो गया। अगर मेरा लाइबिलिटी कम होती तो कॉस्ट मॉडल पे होता तो क्या कर देता, टू असेट कर देता, असेट अकाउंट, और असेट अकाउंट करता तो ऑटोमेटिकली मेरा डेप्रिसिएशन कम होता, एक्सपेंस कम जाता। एक्सपेंस कम जाना इज इक्वल्स टू गेन होना। तो वही बोल रहा है कि सीधा तुम लोग इतना घुमा के करते हो, कॉस्ट मॉडल में ये पूरा घुमा के इफेक्ट जाता है। इधर सीधा तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। तो तुम्हारा टू रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस से तुम्हारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम्हारी लाइबिलिटी कम हुई, इट्स नथिंग बट एन गेन फॉर यू, फायदा फॉर यू। तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, उतने से एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली सर जहां पे
अगर हमारा कॉस्ट मॉडल पे है तो हम जो भी हमारी लाइबिलिटी बड़ी कम हुई हम उसे एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देंगे। बट इफ वी आर फॉलोइंग रीवैल्यूएशन मॉडल, तो जो भी फायदा या नुकसान होगा लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से, उसको हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करेंगे। अगर नुकसान होता है तो जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट कर सके उतना कर लेंगे। अगर ज्यादा नुकसान है तो उसको किधर ले जाएंगे, पीएनएल के अंदर। एक सेकेंड। थोड़ा सा ये वन नोट। अब ध्यान से अपन इसकी जो अपन ने बुक में लिख रखा है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी वही चीजें जो मैंने तुम्हें समझाई है विद एग्जांपल। चेंजेस इन एग्जिस्टिंग decommissioning, restoration and similar type of liabilities. चेंज इन मेजरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग decommissioning liability और अकाउंट, मतलब या तो आपका टाइमिंग की वजह से, मतलब ईयर से आपके चेंज होगा, या तो आपका जो आउटफ्लो सोचा 20 लाख का खर्चा सोच रखा था 25 का हो जाएगा या 15 का हो जाएगा, या तो आपका जो डिस्काउंट रेट था 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू लेके चल रहे थे, बट सारा वो 15% हो गया, 10% हो गया, डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन फैक्टर। तो उसको आप करोगे मेजरमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग, आप उसकी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सर मेजरमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग मतलब या तो आप कॉस्ट मॉडल पे रख रहे होगे उस पीपी को, या तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अगर कॉस्ट मॉडल पे कर रहे हो तो अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उससे आपको क्या कर देना है, असेट को भी क्या कर देना है, बढ़ा देना है। मतलब असेट आपका उतना बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। इस असेट बढ़ने से क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन बढ़ेगा और बेसिकली आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ना। सर अगर हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का कम होना मतलब एक्सपेंस का कम होना, एक तरीके से फायदा हो जाना। लाइबिलिटी के कम होने से हमेशा फायदा होता है तुम्हें। ये इसका फायदा और नुकसान सीधा असेट की कॉस्ट में से एडजस्ट हो गया। बट सर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो और अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो और तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रही है, तो उस तरीके उसको एक तरीके से क्या ट्रीट करो, लॉस ट्रीट करो। क्यों लॉस ट्रीट करे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो जो भी लाइबिलिटी होगी उसको तो तुम बढ़ाओगे और उसको एक तरीके से क्या ट्रीट करोगे, लॉस ट्रीट करोगे। उस लॉस को किस तरीके से एडजस्ट करोगे सर, उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एनी प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई। मतलब ओसीआई में जितना पड़ा है, ओसीआई में जितना पड़ा है उतना पूरा एडजस्ट करूंगा। अगर उससे ज्यादा मेरा लॉस होता है तो फिर किधर ले जाऊंगा, पीएनएल में ले जाऊंगा। अगर सर मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उसे क्या मानूंगा, गेन मानूंगा। लाइबिलिटी का कम होना इज अ गेन फॉर मी। और सर उसका जो भी गेन होगा मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। रिकॉग्नाइज इन ओसीआई एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट इट रिवर्सेस द रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। अगर मुझे बताओ इसमें भी वो सेम लॉजिक लगेगा। सर मेरा गेन हुआ, गेन उससे पहले मेरा लॉस हुआ था, तो जितना लॉस हुआ था पहले वो तुम पीएनएल में एडजस्ट करोगे, और उसके अलावा जितना एक्सटेंड का तुम्हारा और गेन बच गया तुम उसको किधर ले जाओगे, ओसीआई में ले जाओगे। सेम फिलोसॉफी फॉलो होगी जो तुमने ऊपर से की थी। सर अगर गेन हुआ तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो गेन हुआ, वो वाला कंसेप्ट। अब मैं बता दूं कि अपने सारे के सारे जो टॉपिक्स है, ठीक है, सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो तुम्हारे क्या हो जाते हैं, इधर खत्म हो जाते हैं। टॉपिक्स में तुम्हारा सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पीपी क्या होती है, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा उसका, फिर इनिशियल मेजरमेंट पढ़ा, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ा, फिर कंपोनेंट अकाउंटिंग पढ़ी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, डेप्रिसिएशन पढ़ा, यूजफुल लाइफ, और फिर अपने रेसिडुअल वैल्यू के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपने सब्सिक्वेंट कॉस्ट अगर इनकर्ड होती है तो उसका क्या करना है वो पढ़ा। फिर एनुअल रिव्यू होना चाहिए चीजों का, वो अपन ने पढ़ा। और फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, अपना डी रिकॉग्निशन, एंड देन लास्ट में चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग और साइट रिस्टोरेशन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज के बारे में अपन ने पढ़ा है। अगर तुम्हें एक मोमेंट के लिए भी ऐसा लग रहा है कि सर हमें कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आई है, तो प्लीज हैव सम पेशेंस। जब जैसे ही अपन क्वेश्चंस में जाएंगे तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर तुम्हें उसके बाद में भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन योर डाउट, और आपकी डाउट जो भी होगी वो सॉल्व हो जाएगी।
मुझे सिर्फ एक ही सेकंड देना, मैं एक सेकंड के लिए गायब हूँ इधर से। एक ही सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, मेरे को है ना चार्ज लगानी है मेरे लैपटॉप। तो अब अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा जितना भी है अपना अपना इंडेक्स 16 उसको पूरा पूरा पहले रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में अपन को सिर्फ एक ही चीज करनी है, जो कि बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और वो अपन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते बिना किसी देरी के, पूरा पूरा रिवाइज करते हैं सारा का सारा। तुम भी अपने रफ नोट्स बनाना साथ साथ में, और रिवाइज करना, लिख के करोगे ना एक बार एक से रफ में, तो मैं सारी चीजें थोड़ी इजीली रिवाइज हो जाएगी। तो काफी कुछ लिखा है अपन ने, काफी कुछ लिखा है चीजों को। तो अपन भी चलते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से अपन ने चीजें शुरुआत करी थी, बेसिकली पीपी के डेफिनेशन से। देखो, मैं तुम्हें कंसेप्ट नोट से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जहां जहां पे मुझे लगेगा मैं तुम्हें एग्जांपल्स भी फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, सर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था सर, पीपी पढ़ा था, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन विद 3 2 1 एंड को, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था सर, पीपी पढ़ा था सर। पीपी क्या होती है, पीपी होती है तुम्हारी टेंजिबल आइटम्स। सर टेंजिबल आइटम्स मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो सर पीपी तुम्हारी टेंजिबल आइटम्स है, जिससे तुम्हें, तो जिसको तुम अपने बिजनेस में यूज करने वाले हो। यूज करने के चार तरीके हो सकते हैं, या तो तुम उसे प्रोडक्शन करोगे उस चीज को यूज करके, गुड्स का, या तो तुम उससे अपनी सर्विसेज को सप्लाई करोगे, या गुड्स की सप्लाई करोगे, या तो तुम उसे एज एन एडमिन पर्पस के लिए यूज करोगे, या तो तुम उसे एज अ रेंटल पर्पस के लिए यूज करोगे। सर रेंटल पर्पस में अपन ने एक चीज पढ़ी थी सर, मेरा फॉर एग्जांपल होटल का बिजनेस है, तो होटल के बिजनेस में मैं, मेरी एक बिल्डिंग है जिसमें सारे रूम्स बने हुए और उधर से मैं होटल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो दैट बिल्डिंग जहाँ पे मेरे सारे रूम्स बने हुए और मैं उससे जो होटल की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज नथिंग बट अ रेंटल बिजनेस। तो रेंटल बिजनेस है मेरा, मैं रेंटिंग सर्विसेज देता हूँ, तो दैट बिल्डिंग इज कवर्ड एज अ पीपी फॉर मी। सर एडमिन पर्पस मतलब क्या हो गया, एडमिन पर्पस मतलब मेरे एम्प्लॉइज है उनके लिए मैंने एक बिल्डिंग बना रखी है जहाँ पे वो बैठते हैं, अपने लैपटॉप डेस्क पे काम करते हैं, वो डेस्क फर्नीचर जो भी मैंने बिल्डिंग के अंदर बना रखा है वो सारी की सारी मेरी क्या हो जाएगी, पीपी। भले ही वो मेरे डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रही चीजों के अंदर, बट अगर एम्प्लॉइज नहीं होगे तो मेरा कोई भी काम चलने वाला नहीं है। तो इट इज डायरेक्टली बीइंग यूज्ड इन बिजनेस, दैट्स व्हाई इट इज कवर्ड अंडर पीपी क्राइटेरिया, यूज इन बिजनेस क्राइटेरिया। उसके बाद में सर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है, मेरी एक मशीनरी है जिससे मैं क्या करता हूँ, बिस्किट्स बनाता हूँ। तो सर वो मशीनरी जिसकी मदद से आपके बिस्किट्स बन रहे हैं, तो मशीनरी आपके लिए क्या हो गई, पीपी हो गई। सर अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, सर्विसेज जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूँ, मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ, ये सारी की सारी जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें मेरे को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है टू प्रोवाइड सर्विसेज। व्हाट सर्विसेज सर, कोचिंग सर्विसेज। तो ये सारी की सारी मेरे लिए किसके अंदर आ जाएगी, पीपी के अंदर, बिकॉज दिस ऑल आर बीइंग यूज्ड इन माय बिजनेस। उसके अलावा सर भले बिजनेस में यूज हो रही है, बिजनेस में तो सर ये रेंट भी यूज हो रहा है सर, सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है, ठीक है। मैं जो क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस करता हूँ, वो सपोज करो मैंने कोई भाड़े पे जगह ली हुई है, वो उसका मैं रेंट पे करता हूँ, तो वो जो रेंट पे कर रहा हूँ वो भी तो आपके बिजनेस में यूज हो रही है। वो सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, रेंट पे यूज हो रही है। सर आपने एडवर्टीजमेंट करा, वो उससे भी तो आप, वो भी तो आपके बिजनेस में मदद कर रहा है। तो सर की क्या सारी की सारी चीजें आपकी पीपी बन जाएगी, नहीं, द आंसर इज नो। पीपी बनने के लिए आपको सेकंड कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट इज आपका जो एक्सपेक्टेड यूज है वो फॉर मोर देन वन पीरियड, मतलब आप 12 महीने से ज्यादा उस चीज को यूज करने वाले हो, तभी वो पीपी के अंदर आएगी। इलेक्ट्रिसिटी आप 12 महीने यूज करते हो, उसके बाद में आपको फिर से पे करनी पड़ती है, उसका बेनिफिट आपको 12 महीने से ज्यादा कभी भी मिलता नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कवर्ड एज अ पीपी। ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर हुआ कि पीपी में क्या आता है। सेकंड अपन ने पढ़ा था सर, पीपी के अंदर एक और चीज आती है, वो होती है बैरर प्लांट। सर ये बैरर प्लांट क्या होते हैं, अपन ने पढ़ा था सर, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल एसेट। सर ये बायोलॉजिकल एसेट किधर डिफाइंड है, इंडेक्स 41। इंडेक्स 41 बोलता है बायोलॉजिकल एसेट के अंदर दो चीजें आती है, एक आते हैं लिविंग प्लांट्स, दूसरे आते हैं एनिमल्स। लिविंग प्लांट्स के अंदर भी दो चीजें आती है, एक आते हैं बैरर प्लांट्स, दूसरे आते हैं नॉन बैरर प्लांट्स। तो सर ये जो नॉन बैरर प्लांट्स है और एनिमल्स की बात है, वहां पे तो वो सारी बातें होती है इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर के अंदर। बट सर ये जो बैरर प्लांट्स है उसकी सारी की सारी बातें तुम्हारी किधर होती है, वो सारी की सारी बातें तुम्हारी होती है पीपी के अंदर।
सर ये बैरल प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो तुम्हें कुछ ना कुछ फ्रूट्स उगा के देते हैं, कोई ना कोई चीज उस पे उगती है, जिसको तुम क्या करते हो, सेल करते हो और अपना बिजनेस चलाते हो। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसके पास मैंगो ट्रीज है, तो मैंगो ट्रीज पे उसके मैंगो उगते हैं और वो मैंगो क्या करता है, जो भी उसके मैंगोज उगे उसको क्या करता है, बेचता है और अपना बिजनेस चलाता है। उसके लिए वो मैंगोज क्या हो गए, उसका स्टॉक हो गए, और वो ट्री क्या हो गई, उसके लिए एक तरीके से मशीनरी हो गई, क्योंकि वही ट्री, वही मैंगो ट्री उसको क्या कर रहा है, चीजें प्रोड्यूस करके दे रहा है। और वो मैंगो ट्री ऐसा तो नहीं है एक ही साल तक तुम्हें प्रोड्यूस करके देगा, वो तो ज्यादा सालों तक प्रोड्यूस करके देगा। तो एक तरीके से लिए वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा पीपीई। तो पीपीई में क्या कवर्ड होते हैं, बैरर प्लांट्स कवर्ड होते हैं। बट वो बैरर प्लांट्स का यूज भी क्या होना चाहिए, मोर देन वन पीरियड। अगर आपके प्लांट्स बैरर प्लांट्स है बट वो एक साल से ज्यादा यूज नहीं हो सकते, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पीपीई। उसके बाद में सर अपन ने पढ़ा था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मैं वो सारी चीजें कवर कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। एक एक लाइन पे नहीं जा रहा, बट वो सारी की सारी चीजें तुम्हारी कवर कर रहा हूँ। सर दूसरी चीज हमने पढ़ी थी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, भले कोई भी चीज पीपीई है, बट वो एज एन एसेट तुम्हारे बिजनेस में तभी रिकॉग्नाइज होगी जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सर कौन सी दो कंडीशन? सबसे पहले उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट उसकी जो उसका जो वैल्यू है वो तुम डिटरमाइन कर सकते हो। इफ यू कांट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पीपी, देन हाउ कैन यू रिकॉर्ड द दैट पीपी एज एन एसेट इन योर बिजनेस? तुम किसी वैल्यू पे तो लेकर आओगे किसी चीज को, अगर तुम उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो यू कांट रिकॉर्ड दैट पीपी एज एन एसेट इन योर बिजनेस। दूसरी चीज, उससे तुम्हें जो बेनिफिट्स होंगे वो मोर देन वन पीरियड हो गए। सर अगर यूज ही मेरा मोर देन वन पीरियड है तो ये यूज क्यों हो रहा है सर, वो मेरे को बेनिफिट्स देने के लिए तो हो रहा है। बेसिकली तुम्हें जो भी बेनिफिट्स होंगे वो मोर देन वन पीरियड मिलने चाहिए, और मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे कोई बेनिफिट्स ही ना हो और तुम उसे ऐसा पीपी रिकॉर्ड कर लो, एसेट रिकॉर्ड कर लो, इट इज नॉट अलाउड। सर तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट्स भी होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरा ये माइक है, मेरा कैमरा है, मेरा लैपटॉप है, ये सारी चीजें मुझे क्या करेंगे आगे जाके, मुझे कोचिंग सर्विसेज देके रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेंगे सर। अभी तो मेरी फ्री लेक्चर्स है, आगे जाके ये पेड लेक्चर्स बनते हैं, तो इससे मैं क्या करूंगा, कोचिंग फीस कमाऊंगा। दैट कोचिंग फीस इज अ benefits for me which is being generated with the help of this लैपटॉप, माइक, कैमरा, ये सारी चीजों की मदद से। तो सर बेसिक अगर आपका वो पीपी अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, उसके अलावा उसकी कॉस्ट भी अगर तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो, देन दैट पीपी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर उसके अलावा इसमें कुछ गाइडेंस दे रखी है, कुछ कुछ छोटी चीजों को लेके वो शॉर्ट में डिस्कस करते हैं सर। कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं सर, मोल्ड, डाइस, जिग्स, जैसे स्क्रू व्रू हमारे बिजनेस में होते हैं सर, उसे भी हम क्या पीपी की तरह दिखाते हैं, वो बहुत नॉमिनल वैल्यूज के होते हैं सर। उसको हम क्या एज अ पीपी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? तो इंडेक्स 16 दोगली बात करता है इधर। अगर बोलता है पीपी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो पीपी दिखाओ, वरना कैसे दिखाओ, एज एन इन्वेंटरी दिखाओ। तो सर अगर मैं देखूंगा पीपी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे को दे रहा है कि नहीं, उसके अलावा उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है कि नहीं, और उसका यूज मोर देन वन पीरियड है कि नहीं, अगर है तो मैं उसे पीपी रिकॉर्ड कर लूंगा, वरना एज अ पीपी रिकॉर्ड करूंगा नहीं, उसे मैं इन्वेंटरी की तरह रिकॉर्ड करूंगा। उसके अलावा सर अगर मेरी कुछ कुछ छोटी छोटे मोड्स, डाइस, जिग्स, इनको अगर मैं एक्यूमुलेट करके एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बना सकता हूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो इंडेक्स 16 बोलता है हाँ, अगर तुम्हारा सेम नेचर का कोई पीपी है, अगर वो उसकी वैल्यू नॉमिनल है तो तुम उसे एग्रीगेट करके एक सिग्निफिकेंट वैल्यू पे दिखा सकते हो। ये एग्रीगेशन रूल है। उसके अलावा सर अगर कोई ऐसा स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, तो फॉर एग्जांपल अपन ने इसमें फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल लिया था, याद करो, सारी बातें तुम्हें याद जरूर आएगी अगर तुमने सारे लेक्चर स्टार्टिंग से अच्छे से देखे हैं। अपन ने फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल लिया था। फायर एक्सटिंग्विशर के एग्जांपल में अपन ने क्या लिया था सर, फायर एक्सटिंग्विशर तो एक स्टैंड बाय इक्विपमेंट है सर, उसे मैं थोड़ा ना बिजनेस में एक्टिवली यूज कर रहा हूँ, उससे थोड़ा ना बिजनेस में मुझे कोई एक्टिवली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है। तो क्या सर मैं उसे ऐसे पीपी रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा? तो इंडेक्स 16 बोलता है भाई कि भाई वो भले तुम्हें डायरेक्टली कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा, बट स्टिल वो तुम्हारे दूसरे एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है जो तुम्हें डायरेक्टली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग सर्विसेज है, मैंने एक बिल्डिंग बना रखी है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उधर मैंने एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाया। क्यों लगाया सर? ताकि अगर किसी मेरे एसेट में कोई आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं उससे उसे बुझा सकूं। बिल्डिंग में आग लग जाए, मेरे लैपटॉप में आग लग जाए, फोन में आग लग जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, तो मैं क्या कर सकूं, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से वो आग को बुझा सकूं। तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर मेरे को डायरेक्टली कोई बेनिफिट ला के दे रहा है? नहीं, बट इनडायरेक्टली दे रहा है हाँ। अगर मैं ये सारी चीजें फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखता तो मेरे ये सारी चीजों को क्या हो जाता, डैमेज हो जाता, जिसकी वजह से मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, हैम्पर हो जाते। मैं आगे जाके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ समय के लिए मुझे उसे पॉज आ जाता। तो इनडायरेक्टली वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को
जनरेट करने में मदद कर रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड एज अ पीपी। जरूरी नहीं एकदम डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली भी अगर कोई असेट तुम्हारी मदद कर रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने में, देन दैट असेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीपी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये तो हो गया पीपी कब आएगा, कब उसे एसेट की तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। सर जब रिकॉर्ड करेंगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे सर, उसके लिए आता है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट ये बोलता है कि सर जब भी आप अपनी एसेट को रिकॉर्ड करोगे देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर एसेट ऑन अ कॉस्ट। आपको जब भी अपनी एसेट रिकॉर्ड करोगे आपको किस पे रिकॉर्ड करना है सर, कॉस्ट। तो ससुरा ये कॉस्ट क्या होता है सर, ये ससुरा कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है सर तुम्हारा परचेज प्राइस। सबसे पहला क्या आएगा, परचेज प्राइस, जितने पे तुमने खरीदा। उसमें अगर तुमने कोई ट्रेड डिस्काउंट लिया है सर, ट्रेड डिस्काउंट मतलब कोई बार्गेनिंग करके तुमने कोई डिस्काउंट अर्न किया है, तो उसको क्या कर दोगे तुम, माइनस कर दोगे। उसके अलावा अगर उसमें कोई टैक्सेस लगे तो तुम्हें देखना है कि टैक्सेस अगर रिफंडेबल है तो मैं उसे हटा दूंगा। रिफंडेबल मतलब सर मैं उसका या तो आईटीसी ले लूंगा, आईटीसी ले लूंगा, या तो मुझे सरकार उस टैक्स को रिफंड कर देगी। तो अगर ऐसा टाइप का कोई टैक्स है तो वो कॉस्ट में से हट जाएगा। बट अगर सर टैक्स नॉन रिफंडेबल है तो उस टैक्स को क्या रहेगा, वो एडेड एडेड ही रहेगा मेरी कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर। उसके अलावा सर आपके जितने भी डायरेक्टली खर्चे लगते हैं उस असेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, मार्क माय वर्ड, यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए अगर आपको उस असेट के रिलेटेड जितने भी खर्चे लगते हैं देन यू हैव टू रिकॉर्ड दैट असेट, दैट एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। फॉर एग्जांपल सर जिस एक मशीनरी ला रहा हूँ उसके लिए मेरे को लैंड के ऊपर लेवलिंग करनी पड़ेगी, खड्डे वड्डे खोदने पड़ेंगे, तभी वो मशीन फिट होगी। तो साइट को जो प्रिपेयर करने का खर्चा था वो तुम्हारा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सर वो मशीनरी मैंने चाइना से मंगाई थी तो चाइना से लाने के मेरे ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग के खर्चे लगे, तो वो मेरे खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे। सर वो मशीन लाके इंजीनियर्स ने फिट की तो सर मेरे इंस्टॉलेशन के खर्चे लगे, वो इंजीनियर्स को मैंने अलग से पेमेंट भी किया तो वो भी मेरा खर्चा लगा, तो वो सारा का सारा खर्चा भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा सर मशीनरी कौन सी खरीदू उसके लिए मैंने कंसल्टेंट हायर किया। अगर कंसल्टेंट हायर ही नहीं करता तो मेरी मशीनरी कभी अपनी प्रेजेंट लोकेशन पे जहां पे मैं उसे यूज कर पाऊँ उस पर आ ही नहीं पाती। देन दैट कंसल्टेंट फीस, टेक्निकल फीस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। इसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था जो कि पढ़ा था अपन ने कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग का। सर ये कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग का क्या होता है सर, अगर आपने टेस्टिंग करी है, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन मेन प्रोडक्शन चालू करने से पहले आपको चेक करना पड़ा कि भाई मेरे को ये मशीनरी ढंग से चलेगी कि नहीं चलेगी, तो मैंने उसकी क्या करी, टेस्टिंग करी। तो वो टेस्टिंग करते वक्त जो भी आपने खर्चा किया, जैसे रॉ मटेरियल खर्चा किया, लेबर का खर्चा किया, या कोई ओवरहेड इनकर किए डायरेक्टली नेचर के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, तो ये सारे के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कॉस्ट ऑफ असेट में इंक्लूड हो जाएंगे। बट सर अगर मैंने टेस्टिंग करी और उससे कुछ प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को मैंने क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, उससे मुझे क्या हो गई, कुछ इनकम भी जनरेट हो गई, तो दैट इनकम, दैट अदर इनकम जो भी आपकी हुई है उस मतलब उस प्रोड्यूस को बेच के, तो क्या सर मैं उसे पीएनएल स्टेटमेंट में ले जाऊंगा या असेट की कॉस्ट में से माइनस करूंगा? द आंसर इज असेट की कॉस्ट में से माइनस करोगे। इंडेक्स 16 बोलता है कि अगर आपको टेस्टिंग करते वक्त कोई भी इनकम होगी उसके प्रोड्यूस को सेल करके, वो पूरी की पूरी इनकम, मार्क माय वर्ड, पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाएगी, असेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। भले वो आपके खर्चे से ज्यादा हो बट स्टिल इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कॉस्ट ऑफ असेट ओनली। इसके अलावा मैंने पढ़ा था सर कुछ कुछ खर्चे जो हम परचेज प्राइस के साथ में ऐड नहीं करते, दैट इज आपका इनॉग्रेशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। सर मेरे एम्प्लॉयज को मशीन मैंने कहीं और लगाई है, फैक्ट्री मैंने कहीं और सेटअप किया, तो मुझे मेरे पुराने एम्प्लॉयज को उधर से उठा के उधर लाना पड़ा, तो रीलोकेशन का कुछ खर्चा हो, तो रीलोकेशन का खर्चा। या तो सर मैं जब पहली बार अपना बिजनेस चालू किया तो मैं अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस हो गया सर। तो मैं लॉस का जो खर्चा, वो ऑपरेटिंग लॉसेस हुए, वो सारे के सारे जो खर्चे वो कभी भी आप अपनी, सर मैंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी ताकि वो मशीन को ढंग से यूज कर पाए, ये सारे के सारे खर्चे कभी भी आपकी यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए नहीं है। क्या मैं अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं देता तो क्या मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाता, मेरा क्या मशीनरी सेटअप नहीं होता? सेटअप तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता, वो प्रोडक्शन करने लायक भी हो जाता, यूजेबल कंडीशन में भी आ जाता। मेरे एम्प्लॉयज नहीं यूज कर पाते वो बात अलग है, बट क्या वो यूजेबल कंडीशन में आ चुका है? हाँ बिल्कुल आ चुका है। क्या सर मेरी इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, मैं बेच नहीं पाया, मुझे ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस हो गया, तो वो लॉस क्या तुम्हें मशीनरी की यूजेबल कंडीशन से रिलेट करती है? सर बिल्कुल भी नहीं। सर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी सेटअप की तो उद्घाटन करने के लिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को या डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया सर, तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने का खर्चा लगा, तो सारी की सारी चीजें क्या मेरे असेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए की गई है? द आंसर इज नो। तो दैट all expenses are not included in the cost of PP and that this expenses are totally excluded from the cost of PP। इसमें अपन ने एक और चीज पढ़ी थी सर कि जैसे अपन ने एक एग्जांपल दिखा था सर, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ
उस बिल्डिंग को बनाते बनाते मेरी कुछ जगह भी बची हुई है, और उस जगह को मैंने क्या कर दिया सर, एज अ कार रेंटिंग सर्विस के लिए दे दिया, ताकि वो लैंड यूटिलाइज हो जाए और तब तक मैं कुछ ना कुछ अर्न कर लूं। तो सर ऐसा इंसिडेंटल कोई भी और इनकम हो गई अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग, टेस्टिंग से अगर कोई इनकम हुई है प्रोड्यूस बेच के तो बात अलग है, उसके अलावा कुछ असेट के रिलेटेड कुछ इनकम हो गई तो वो इनकम कभी भी असेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं होती, इट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम दी, इट इज ऑलवेज गोज टू द पीएनएल अकाउंट। सर अगर मेरा कैश डिस्काउंट होता है, मैंने पढ़ा था सर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो माइनस होगा, बट अगर मेरा कैश डिस्काउंट होता है तो कैश डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट जो आपको अर्ली पेमेंट्स के लिए दिया जाता है। तो अर्ली पेमेंट्स के रिलेटेड जो भी आपके डिस्काउंट होते हैं, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम योर कॉस्ट ऑफ पीपी, ये सीधा के सीधा किधर जाते हैं तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में। याद रखना जो बार्गेनिंग से रिलेटेड डिस्काउंट है वही हमेशा एडजस्ट होगे, जो एक्सपेंस जो डिस्काउंट है जो तुम्हारे अर्ली पेमेंट्स के रिलेटेड है वो कभी भी तुम्हारे कॉस्ट ऑफ असेट में से माइनस होंगे नहीं। इसके अलावा सर हमने एक पॉइंट पढ़ा था डेफर्ड कंसिडरेशन का। सर ये डेफर्ड कंसिडरेशन क्या होती है? सर कुछ पैसा मैंने अभी नहीं दिया, कुछ पैसा मैंने असेट का बाद में दिया, आज से 1 साल बाद दूंगा। तो सर जो मैं 1 साल डिले कर रहा हूँ पेमेंट, तो उस साल डिले में जैसे आज अगर मैं पे करता तो मुझे सपोज करो मैंने लैपटॉप खरीदा, आज मैं पे करता तो मुझे 48,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं, बट आज से 1 साल बाद पेमेंट कर रहा हूँ तो सर मुझे 50,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। सर ये 2,000 क्यों एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं? क्योंकि मैंने 1 साल का डिले किया है, एंड दैट डिले इज मोर देन द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। जनरली सर मुझे कोई 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन की उधारी तो दे देगा, बट 1 साल की डिले करने की, 1 साल का डिले पेमेंट करने की उधारी तभी मिलेगी जब उस उसको जो मैं पैसा दूंगा वो थोड़ा ज्यादा दूंगा। तो ज्यादा पैसा देना, जो मेरे को 48,000 देने पड़ते हैं आज की डेट पे, वो मुझे 1 साल बाद में जब 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो जो ये 2,000 का डिफरेंस आया है, वो 2,000 का डिफरेंस इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंडेक्स 16 बोलता है कि अगर आपका डेफर्ड कंसिडरेशन की वजह से कोई भी इंटरेस्ट लगा है तो दैट इंटरेस्ट इज नॉट 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 इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। मतलब आप सिर्फ 48,000 ही इंक्लूड करोगे, कभी भी 50,000 इंक्लूड नहीं करोगे, वो 2,000 आपका किधर जाएगा? पीएनएल में जाके डेबिट हो जाएगा एज एन एक्सपेंस। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था सर, एक कभी कभी क्या होता है, कुछ खर्चा तुरंत नहीं लगता, कुछ खर्चा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद लगेगा, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन। सर मैंने एक मशीनरी लगाई लैंड पे, वो लैंड पे मैंने मशीनरी तो लगा दी, अब उस मशीनरी को लगाने के बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट का ये सर्कुलर है, या जिससे मैंने वो लैंड रेंट पे ली हुई है, उसने ये बोल रखा है कि भाई जब भी तू ये मशीनरी हटा के जाएगा ना, तो मेरी लैंड को वैसे ही करके देना जैसे तूने मुझसे ली थी, पूरी की पूरी सेम टू सेम बना के देना। और जो ये मशीनरी हटाएगा उसका कुछ भी कूड़ा कचरा यहाँ पे रहना चाहिए नहीं, मतलब उसके पूरे रिमेन्स हट जाने चाहिए। तो इसको ही बोलते हैं साइट रिस्टोरेशन करना, पूरा पहले जैसा करना। या और जो तुम मशीनरी हटाओगे उसे बोलते हैं डिसमेंटलिंग करना चीजों को। तो सर जो वो मशीन हटाऊंगा और साइट को फिर से करूंगा, ये खर्चा तो मेरा आज थोड़ा ना लगेगा, आज से 20 साल बाद में जब मैं वो मशीन को वहां से हटाऊंगा और साइट को फिर से सही करूंगा, तब मेरा वो खर्चा इनकर होगा। बट इट इज होली एंड सोनली रिलेटेड टू दैट मशीनरी, दैट पीपी ओनली। तो इंडेक्स 16 बोलता है कि ऐसे टाइप के खर्चे जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू डीकमीशनिंग, वेदर इट इज रिलेटेड टू साइट रिस्टोरेशन, कुछ भी हो, उसको आपको क्या करना है, इसकी फ्यूचर वैल्यू से उठा के प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है यूजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसको यूज करके तुम्हें से क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है। प्रेजेंट वैल्यू पे जो भी वो आएगा, उसके बाद में क्या करना है, तुम्हें उतनी अमाउंट को क्या करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ असेट पे इंक्लूड करना है। सर आज तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ गया, बट सर खर्चा तो 20 साल बाद में ज्यादा होने वाला है। तो इंडेक्स 16 बोलता है कि भाई तुम्हें हर साल अब क्या करना है, उस प्रोविजन को बढ़ाते जाना है, उस एक लाइबिलिटी को बढ़ाते जाना है। लाइबिलिटी को बढ़ाने की एंट्री क्या होगी सर? लाइबिलिटी तो क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट क्या होगा सर? इट इज नथिंग बट एन इंटरेस्ट। जब भी आप किसी चीज को लेट पे करने वाले हो तो उसके बीच में जो गैप रहता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। आज ही अगर मैं डीकमीशनिंग करता तो मेरा 5 लाख का खर्चा होता, बट मैं सर 20 साल बाद डीकमीशनिंग लगाऊंगा तो मेरा 50 लाख का खर्चा हो रहा है। तो ये 45 लाख क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपको क्या करना है, हर साल क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। और उसको जो डेबिट करना है, तो डेबिट क्या करना है सर, हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस करना है, हमें अपनी लाइबिलिटी प्रोविजन की बढ़ानी है और डेबिट करना है अपना एक्सपेंस। और ऐसे कर करके मैं क्या करते जाऊंगा, हर साल बढ़ाते जाऊंगा अपनी लाइबिलिटी को, जब तक वो 50 लाख तक नहीं पहुंच जाती। और जैसे ही वो 50 लाख पे पहुंचेगी, उस 50 लाख को क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा पूरी लाइबिलिटी को, और बैंक से क्या करूंगा, पे कर दो, क्योंकि उस टाइम पे मेरा पेमेंट का टाइम आ जाएगा।
ये रिवीजन चल रहा है भाई, ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ये मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा, कंसेप्ट में समझा चुका सारी चीजें विद एग्जांपल सारे डिटेल में। अब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ सारी चीजों का। सर कभी कभी हम असेट खरीदते नहीं, हम असेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सर जब भी तुम कंस्ट्रक्ट भी करोगे तो सारी की सारी चीजें जो तुमने परचेज करते टाइम टेक केयर की थी, वही तुम्हें कंस्ट्रक्ट करते टाइम भी टेक केयर करनी है। बट इसके अलावा तुम्हें एक पॉइंट का ध्यान रखना है सर, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है ना एक इंडेक्स, एक और है इंडेक्स 23। इंडेक्स 23 किसके बारे में बात करता है सर? बोरोविंग कॉस्ट। बोरोविंग कॉस्ट क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज एक असेट बनाना है, वो असेट बनाने के लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया है। 10 लाख का क्या लिया है? लोन। और वो लोन पे क्या मैं पे कर रहा हूँ? इंटरेस्ट। तो सर ये इंटरेस्ट का खर्चा मेरा क्यों लग रहा है? जस्ट बिकॉज मैंने लोन लिया और वो लोन मैंने लिया एसेट को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। अगर सर वो मैं एसेट बनाता ही नहीं तो मेरा 10 लाख का लोन का खर्चा कभी होता ही नहीं और मेरे को इंटरेस्ट कभी पे ही नहीं करना पड़ता। तो क्या सर ये इंटरेस्ट का जो खर्चा हो रहा है ये भी तो होली एंड सोनली रिलेटेड टू क्या है? दैट पीपी है। तो क्या मैं इस पूरे खर्चे को इंक्लूड कर दूं पीपी की कॉस्ट में? तो इंडेक्स इंडेक्स 16 बोलता है भाई तो इसका जवाब इंडेक्स 23 से पूछ। अगर इंडेक्स 23 बोलता है हाँ तो कर देना, अगर इंडेक्स 23 बोलता है ना तो मत करना। इंडेक्स 23 कब हाँ बोलता है? जब वो असेट क्या हो? एक क्वालिफाइंग असेट हो। क्या हो? क्वालिफाइंग असेट। सर हमें कैसे पता चलेगा कोई असेट क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है? वो तुम इंडेक्स 23 में सीखोगे, यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं होने वाला। अगर क्वेश्चन में कभी भी ये पॉइंट आ रहा है तो तुम्हें मैं बता दूंगा कि भाई तुम्हें इधर क्वालिफाइंग असेट को समझ के लेके चलना है, ठीक है। बाकी तो जैसे तुम्हारा इंडेक्स 23 हो जाएगा तो तुम्हें चीज और क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अपन ने एक और पॉइंट पढ़ा था सर, एक्सचेंज ऑफ असेट। सर एक्सचेंज ऑफ असेट में अपन ने क्या पढ़ा था? सर हम कभी कभी क्या करते हैं, डायरेक्ट असेट नहीं खरीदते, एक असेट को देते दूसरे असेट को लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम अगर असेट को एक्सचेंज कर रहे हो, असेट को क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, उसका ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं। अगर तुम एक्सचेंज कर रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है। अगर सर कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर सर कमर्शियल सब्सटेंस है, सर पहले ये बताओ कमर्शियल सब्सटेंस क्या बताया था आपने? कमर्शियल सब्सटेंस मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे आपकी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज अफेक्ट होने वाले। मतलब सर जैसे मैंने बिल्डिंग दी और एयरप्लेन खरीदा, तो बिल्डिंग के रिलेटेड कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज अलग होते हैं, एयरप्लेन से मेरे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज अलग हो गए। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्डिंग दी और मशीनरी खरीदी, तो अलग अलग टाइप के नेचर के जब आप असेट खरीदते हो ना, तो दैट इज समथिंग व्हिच इंक्लूड्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस। बट अगर सर आपने एक बिल्डिंग दी, दूसरी बिल्डिंग ली, बट उस बिल्डिंग के नई बिल्डिंग के आने से आपका कोई भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज में फर्क नहीं आया, देन दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन। तो इंडेक्स 16 दोनों केसेस में आपको अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से करने को बोलता है। सबसे पहले क्या बोलता है सर? सबसे पहले बोलता है कि अगर 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 कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, तो सीधा तुम्हें क्या करना है, जो भी असेट तुम्हारी बुक से जा रही है, असेट गिवन अप, उसकी कैरिंग अमाउंट और उसके अलावा अगर तुमने और जितना भी कैश वैश बैंक से जो भी पे किया होगा वो तुम्हें क्या करके ऐड करना है और उतने भी आपको अपनी न्यू असेट को दिखाना है। पर सर हमारे बिजनेस, हमारे ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, तो आपके पास थ्री थ्री सिचुएशन वाला पॉइंट आ जाता है, थ्री लेडर्स वाला पॉइंट आ जाता है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप है, जो असेट दी है, जो असेट दी है उसकी फेयर वैल्यू है, तो अगर है तो उसको लेना है, प्लस अगर आपने ऊपर से कोई कैश पे किया है तो उसे ऐड करके नई असेट को दिखाना है। सर मेरे पास असेट जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, तो जो असेट ले रहे हो उसकी फेयर वैल्यू है, तो उस वैल्यू पे तुम्हें क्या कर देना है, एसेट को रिकॉर्ड कर देना है। ना सर मेरे पास देने वाले की फेयर वैल्यू है ना ही लेने वाले की फेयर वैल्यू है, तो फिर तुम्हें फिर से वही करना है सर जो तुमने लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में किया था। क्या किया था सर? कैरिंग अमाउंट जो भी तुम्हारे एसेट की गिवन अप की वो, प्लस कैश पेड इफ एनी, उतने पे ही तुम्हें क्या कर देना, रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास ना लेने वाले की फेयर वैल्यू है ना देने वाले की फेयर वैल्यू है। तो इस केस में तुम्हें नॉर्मल जाना है, जो भी तुम्हारे एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी उसी पे तुम्हें क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है अपने न्यू असेट को भी। जिस असेट पे तुम्हारी गिवन अप असेट थी उसी से असेट को, उसी पे तुम्हें अक्वायर्ड को क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। अगर कैश ऊपर से कुछ और पे किया है, कुछ और पेमेंट की है, तो उसको क्या कर देना है, इंक्लूड कर देना है अगर पे किया है तो। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या हो गया, इनिशियल मेजरमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अपन रिवीजन कर रहे हैं चीजों का, रिवीजन को रिवीजन की तरह लेके चलना, पूरा का पूरा डिस्कशन स्टार्टिंग में हो चुका है। अब फिर उसके बाद में पढ़ा था सर अपन ने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होता है सर? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या बोलता है कि सर आपने पहली बारी में तो असेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, अब ईच
ईच ईयर रिपोर्टिंग एंड पे या तो आपको उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है या तो उसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे करना है। सर कॉस्ट मॉडल क्या होता है, अपने एसेट को उसी उसी वैल्यू पे रखना और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाना। मतलब आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाली, कभी भी आपकी एसेट की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, सिर्फ वो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट उस पर जाने वाला है। बट सर रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल होता है तुम्हारा असेट में जब तुम उसको अपनी असेट को किस पे लेकर आते हो, फेयर वैल्यू पे लेकर आते हो। किस पे लेकर आते हो, फेयर वैल्यू पे। इसका मेरे पास एग्जांपल है प्रॉपर, मेरा एग्जांपल्स कहाँ गए सारे। छोड़ो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है वो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। ठीक है सर, हम रीवैल्यूएशन मॉडल डिस्कस कर रहे थे। सर अगर रीवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हैं तो सर रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, रीवैल्यूएशन मॉडल में सबसे पहले तुम्हारी कुछ कैरिंग अमाउंट होगी बीपी की, जैसे सपोज करो 100, बट उसकी जो फेयर वैल्यू चल रही है वो मार्केट में जो उसकी फेयर वैल्यू चल रही है वो चल रही है 120। फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तुम्हें किधर सीखने को मिलेगा, इंडेक्स 113 में, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। फेयर वैल्यू चल रही है 120 पे, तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि भाई तू असेट को अपनी फेयर वैल्यू पे लाते रहे। रिवैल्यूएशन मॉडल पे क्या होगा, आपकी असेट हमेशा क्या आती रहेगी, फेयर वैल्यू पे आती रहेगी। मतलब मेरे को कैरिंग अमाउंट को 20 से बढ़ाना पड़ेगा, बेसिकली मेरे को मेरा असेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो एसेट अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बट सर एक तरीके से क्या हुआ, असेट बढ़ा तो सर आपका फायदा हुआ, फायदा होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा रीवैल्यूएशन, वो फायदा मेरा किधर चल जाएगा, रीवैल्यूएशन गेन में चल जाएगा। जो भी फायदा नुकसान होता है बाय रिवैल्यूएशन वो किधर जाता है, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस ट्रीट होता है, एज एन ओसीआई जाता है। ये ओसीआई कैसा होता है, हमेशा एनआर होता है। एनआर मतलब इसका जो भी बैलेंस बच जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन रिक्लासिफाइबल। नॉन रिक्लासिफाइबल मतलब सर ये कभी भी फिर से आपका, सर ये कभी भी फिर से आपका पीएनएल के अंदर रूट नहीं होगा, ये हमेशा आपका ओसीआई में ही रह जाएगा, और ओसीआई से सीधा किधर जाएगा, तुम्हारा रिटेन अर्निंग्स के अंदर। ये अपन ने आगे अपन ने पढ़ा था, ये अपन आगे डिस्कस कर भी लेंगे फिर से। अभी तुमने पूरा पढ़ चुके हो, इसलिए सारी चीजें मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। सर अगर हमारी फेयर वैल्यू सर, फेयर वैल्यू 100 की, 100 कैरिंग अमाउंट 100 की थी, बट फेयर वैल्यू सर कितनी हो गई, 50 की हो गई, तो सर 50 का नुकसान हो गया ना, तो मेरा रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और उससे उतने से मेरा असेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर ये जो रीवैल्यूएशन लॉस होता है वो किधर जाता है, तुमने पढ़ा कि सर जब फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन होता है वो हमेशा किधर जाता है, पीएनएल में जाता है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल कुछ नहीं होता, अपनी असेट को क्या करना है, फेयर वैल्यू पे लाना है, और जिस भी फेयर वैल्यू पे लाओगे उसी के बाद पे उस पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। सर रीवैल्यूएशन मॉडल में हमने उसके बाद में पढ़ा था सर डेप्रिसिएशन, उसके बाद में पढ़ा था सर हमने फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सर रिवैल्यूएशन मॉडल को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था सर, रिवैल्यूएशन कब कब करेंगे हम। रिवैल्यूएशन तुम्हें करना है डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा जो चेंज इन फेयर वैल्यू है सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। सर हमारी फेयर वैल्यू काफी अच्छी अमाउंट से चेंज होती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू से चेंज होती है। सर ये सिग्निफिकेंट कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। मैनेजमेंट अपना एस्टिमेट बनाएगी, भाई 10% अगर फेयर वैल्यू बढ़ी तो अगर हम फेयर वैल्यू पे ले आएंगे, वरना हम कब लेकर आएंगे, जब वो 10% को क्रॉस कर जाएगा, मतलब जब भी वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा तब ले आएंगे उसको फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू पे लाना, रिवैल्यूएशन करना डिपेंड करता है कि आपका फेयर वैल्यू का चेंज सिग्निफिकेंट है कि नहीं। सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है तो एनुअली आपको फेयर वैल्यू पे लेकर आना है, और अगर इनसिग्निफिकेंट है तो 3 to 5 years का गैप में जब भी आपको लगता है वो सिग्निफिकेंट बन चुका है चेंज, तब आपको उसको क्या करना है, फेयर वैल्यू पे ले आना है। सर अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मेथड के दो होते हैं हमेशा, या तो तुम सीधा पीएनएल तुम्हारा सीधा एसेट से एडजस्ट कर दो, या तुम ग्रॉस पे दिखाओ अपना एसेट को और उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसे तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते थे, उसमें इकट्ठा करते जाओ। तो सर अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड अगर फॉलो करते थे
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड अगर फॉलो करते थे तो हम कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, तो उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, मेरे मैं एग्जाम्पल पे लेके जाना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट करो बस। अगली बार से थोड़ा ना प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। इधर है मेरी एक मिस्टेक हुई कि मैंने तो मैं ना डायरेक्ट डायरेक्ट लिखवाते गया, मैंने वो मेरे को एक सेपरेट बुक मेंटेन करनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं की। तो कोई बात नहीं सर, गलती बच्चों से ही होती है। बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हो। ये सर सब्सिक्वेंट मेजर में अ, अपन ने क्या पढ़ा था सर, या तो कॉस्ट में हो सकता है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकता है। या तो वो कॉस्ट पे रह सकता है या तो वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे रह सकता है। अगर सर वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा उसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा और फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा अपनी एसेट को। सर एसेट को फेयर वैल्यू पे लाएंगे तो कब कब लाएंगे सर, उसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने डिसाइड की सर, अगर सिग्निफिकेंट चेंज होगा तो आपको क्या करना है, एनुअली रिव्यू करना है, एनुअली रीवैल्यू करना है। बट अगर सर इनसिग्निफिकेंट चेंज है, अगर अगर सर इनसिग्निफिकेंट चेंज है तो आप 3 to 5 ईयर्स में करो। उसके बाद में सर हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमें पढ़ा डेप्रिसिएशन करने की दो काउंट ही थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सबसे पहले बोलता है एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो मतलब सर जो भी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा उसको पूरा उड़ा दो, और अपनी एसेट को भी उतने से क्या कर दो, कम कर दो। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको पूरा उड़ा दूंगा, डेबिट कर दूंगा और मेरा एसेट को कम ले आऊंगा। अब एसेट मेरी क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगी, और उस कैरिंग अमाउंट पे जो भी रिवैल्यूएशन बढ़ाना होगा घटाना होगा वो मैं डायरेक्टली कर लूंगा। बट सर अगर मैं नॉन एलिमिनेशन मेथड फॉलो करता हूँ, नॉन एलिमिनेशन मेथड मतलब मुझे अपनी एसेट को अभी भी ग्रॉस पे रखना है, मेरे को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस मेंटेन करना है और फिर मेरे को रिवैल्यूएशन करना है। तो सपोज करो इसमें अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। हाँ, अपन ने इसमें एक इंस्टीट्यूट का पूछा हुआ, दिसंबर 24 या जून 24 का कोई क्वेश्चन किया था अपन ने। कॉस्ट इसकी 1 लाख है, इसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक्स में 40 60 हजार और मेरी कैरिंग अमाउंट नेट 40 हजार है। सर मेरा इसका जो फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है वो 80 हजार निकल के आ रहा है, मतलब सर मेरे को 40 हजार को क्या बनाना है, 80 हजार। बट सर मैं डायरेक्टली तो नहीं बना सकता क्योंकि मेरी ये ग्रॉस में है सारी अमाउंट। तो मेथड 2 बोलता है कि तुम दोनों ग्रॉस को क्या कर दो, बढ़ा दो, और ऐसे बढ़ाओ कि तुम्हारा जो डिफरेंस है वो 80,000 पे आ जाए, मतलब रिवैल्यूएशन हो जाए। तो इसको करने का तरीका क्या है सर, सबसे पहले तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। वो कैसे करोगे, तुम्हारा 40 हजार से क्या हो रहा है, 80 हजार, तो कितना गेन हो रहा है तुम्हें, 40 हजार का। तो जितना गेन हो रहा है वो डिवाइडेड बाय जितना तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है वो इंटू 100 करके तुम्हें एक परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे आया था 100%। तुम्हें क्या करना है, अपनी कॉस्ट को भी 100% से बढ़ाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी 100% से बढ़ाना है। तो सर मैं अपनी कॉस्ट को 1 लाख को 100% से बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी सर, वो 2 लाख हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं 60 हजार को 100% से बढ़ाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 1,20,000। और दोनों का डिफरेंस होकर मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, 80 हजार आ जाएगी नेट कैरिंग अमाउंट। और सर मैं इसकी जनरल एंट्री क्या पास करूंगा, इसकी जनरल एंट्री मेरी पास होगी सर, एक तो मेरा ग्रॉस अमाउंट बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा, उसके अलावा मेरा सर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा सर, वो भी 60 हजार से बढ़ेगा। और सर जो 40 हजार का डिफरेंस होगा वो मेरा किधर चल जाएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन में चल जाएगा, किधर चल जाएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन में। ये अपन ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन को लेके।
अपन ने एक चीज और पढ़ी थी सर, जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे, रिवैल्यूएशन आपको हमेशा एंटायर क्लास का करना है। सर एंटायर क्लास का मतलब क्या हो गया सर, जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करोगे, तो आपको उसकी असेट की जितनी भी सेम टाइप के असेट्स है उन सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है। सपोज करो पर मेरे पास असेट एक लैंड है और एक और लैंड है, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं एक लैंड को तो कॉस्ट मॉडल पे रख लूं और दूसरे को मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लूं। तो अगर एक लैंड और दूसरी लैंड और दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ट्रांजैक्शन कंडीशन सारी सेम है, देन यू हैव टू कीप बोथ द लैंड्स ईदर ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल और ईदर ऑन कॉस्ट मॉडल। ऐसा नहीं हो सकता आप एक को रिवैल्यूएशन पे रख लो और दूसरे को कॉस्ट पे रख लो, तो ये अलाउड नहीं है। क्या सर मेरी असेट का अगर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अलग है, सपोज करो मेरे पास सर एक बिल्डिंग है और एक मेरे पास मशीनरी है, मैं मशीनरी को रखता हूँ, रिवैल्यूएशन मॉडल पे और मैं बिल्डिंग को रखता हूँ कॉस्ट मॉडल पे, तो क्या सर मैं ये कर सकता हूँ इन दोनों पीपीस को मैं अलग अलग तरीके से रख सकता हूँ? द आंसर इज यस। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ट्रांजैक्शन कंडीशंस अगर अलग है, अगर आपका असेट कैटेगराइजेशन अलग है, देन यू कैन रिकॉर्ड दैट असेट ईदर ऑन रिवैल्यूएशन और कॉस्ट मॉडल, दोनों को आप अलग अलग पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर असेट सेम है, देन यू हैव टू फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल कंपलसरी। आपको दोनों में या तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है या तो कॉस्ट मॉडल, दोनों पे आप अलग अलग मॉडल फॉलो कर सकते नहीं हो। सर हम देखते थे कि रिवैल्यूएशन जब भी करते हैं या तो रिवैल्यूएशन में गेन होता है या लॉस होता है। सर वो गेन लॉस कहा जाता है, अपन ने इसके लिए एक पूरा चार्ट बनाया था। सर आप पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप क्या फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो? द आंसर इज यस। सर आपका गेन हुआ, वो गेन किधर जाता है सर? ओसीआई के अंदर। सर ये ओसीआई क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर अभी तक ओसीआई नहीं पता कि क्या होता है, तो देन यू हैव टू जस्ट स्टॉप दिस वीडियो। आपको सारे के सारे वीडियो स्टार्टिंग से फिर से देखने चाहिए और सबसे पहले आपको शेड्यूल 3 देखना चाहिए, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, वो आपको पहले देख कर आना चाहिए और फिर ही आपको ये सारे चैप्टर, ये इंडेक्स 16 को फिर से पढ़ना चाहिए। सर ये ओसीआई में जाएगा, ओसीआई में जाएगा सर, ये ओसीआई के बाद में किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके अदर इक्विटी में जाता है सर, ये जो भी इसका गेन होता है, बचा हुआ बैलेंस। सर अगर पहली बारी में लॉस हो गया, तो इंडेक्स 16 बोलता है भाई तेरे को पहली बारी में पता चल गया कि तेरी एसेट की फेयर वैल्यू उतनी है ही नहीं जितना तो बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, कैरिंग अमाउंट तेरी आसमान पे, फेयर वैल्यू तेरी जमीन पे। इस तो जो भी तेरा लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन करते वक्त, उस लॉस को इमीडिएटली पीएनएल में लेके जा, प्रूडेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? आपको जितने भी प्रोबेबल आपके लॉसेस, एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है। आपको कभी भी गेन अपने पीएनएल के अंदर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना है। इसलिए ये जो गेन होता है वो किधर जाता है? ओसीआई के अंदर जाता है, और इसका जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है वो किधर रहता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस एज एन अदर इक्विटी। सर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में मेरा क्या हुआ है? गेन। तो सीधा क्या गेन ओसीआई में ले जाओ? नहीं। आंसर खुद खुद से तुम्हें पूछना है, सर क्या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है? हाँ सर गेन हुआ है। तो पूछो पहले क्या हुआ था? पहले भी अगर गेन हुआ था, अभी भी गेन हुआ था, तो पहले भी ओसीआई में गया था, अभी भी किधर जाएगा? ओसीआई में। बट अगर सर पहले लॉस हुआ था, अभी गेन हुआ है, तो इंडेक्स 16 बोलता है भाई तुमने क्या कर रहा था? प्रूडेंट बन के लॉस रिकॉर्ड कर लिया था, बट अब बाद में तो गेन निकला। तो पहले जितना लॉस बुक किया था प्रूडेंट बन के, उसको क्या करो? रिवर्स करो। तो जितना भी लॉस आपने ट्रांसफर किया था पीएनएल में, उतना गेन आपको क्या करना है? पीएनएल में फिर से ट्रांसफर करना है। अगर सर ज्यादा गेन बच गया और गेन बच गया, तो उसको किधर ले जाऊंगा? ओसीआई में। अगर सर कम गेन हुआ, लॉस ज्यादा ट्रांसफर किया था, तो जितना ट्रांसफर कर सकते हो कर दो, आगे फिर से गेन होगा तो और ट्रांसफर कर देना जितना आपको लॉस सेट ऑफ करना हो। सर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ, तो क्या सर सीधा पीएनएल में ले जाओ? द आंसर इज नो। पहले पूछो कि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था? सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था, अब मुझे लॉस हुआ है, तो जितना भी लॉस हुआ है उसे तुम क्या करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब तुम्हारे गेन से क्या कर दोगे? एडजस्ट कर दोगे। ओसीआई में गेन से क्या कर दोगे? एडजस्ट कर दोगे। सर अभी लॉस ज्यादा हुआ है, तो अगर लॉस ज्यादा हुआ है, गेन तुम्हारे पास कम पड़ा हुआ है, तो बाकी का लॉस किधर चल जाएगा? पीएनएल में चल जाएगा। सर पहले भी लॉस हुआ था और अभी भी लॉस हुआ है, तो पहले भी तुमने पीएनएल में डाला था प्रूडेंट बन के, अभी भी तुम क्या करोगे? प्रूडेंट बन के पीएनएल में डाल दो। इसके लिए मैंने पूरे डिटेल में भी एग्जांपल ले रखे, तुम लोग एक बार देख सकते हो ये सारी चीजें फिर से। ठीक है, सारी की सारी चीजें मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस की है, कुछ भी नहीं छोड़ा था मैंने। सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस। अभी मेरी स्पीड तुम्हें ज्यादा लग रही होगी शायद, वही लेक्चर के टाइम पे तुम्हें मेरी स्पीड कम लग रही थी, तो तुमने शायद 1.2 1.25 में देखा होगा, बट अभी मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली उतनी है, तो तुम इसको 1.25 में लेके जाओगे तो तुम बेटा बेड़ा घर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम आराम से देखना। कहीं पे भी दिक्कत हो, तुम्हें लग रहा है चीजें याद नहीं आ रही है, तो फिर से तुम लेक्चर पे जाना, लेक्चर पढ़ा हुआ है पूरा, ऐसे ही रखा हुआ है, उसको तो देखोगे कब? तो उसको देख लेना, उधर जाके उस कंसेप्ट को देख लेना।
यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छा फीचर है, तुम क्या कर सकते हो, उधर जाके समराइज वीडियो करके एक ऑप्शन होता है, तो टाइम स्टैम्प तुम्हारे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो तुम्हें जो भी टॉपिक पे दिक्कत हो रही है उस टॉपिक पे जाके उस टाइम स्टैम्प को खोलना और उधर तुम उस टॉपिक पे पहुंच जाना। सर ये आपको जिंदगी भर गेन लॉस होके आपको कुछ ना कुछ आपका बच गया बैलेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपका कुछ बैलेंस बच गया, तो सर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस किधर जाएगा, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जाता है अदर रिटेन अर्निंग्स में। सर वो रिटेन अर्निंग्स में किस तरीके से जाएगा, डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो। एक इंडेक्स 16 तुम्हें एक ऑप्शनल ऑप्शन देता है, ये मतलब ये मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना। जितना भी तुम्हारा एक्सेस डेप्रिसिएशन है, एक्सेस डेप्रिसिएशन, उतना तुम रिवैल्यूएशन सरप्लस से बैलेंस हर साल किस में डालते जाओ, रिटेन अर्निंग्स में डालते जाओ। इसका अपन ने एक एग्जांपल लिया था पूरा डिटेल में, देखते हैं इधर। सॉरी, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। सर जो भी आपका रिवैल्यूएशन गेन लॉस होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन रिक्लासिफाइबल। नॉन रिक्लासिफाइबल मतलब वो कभी भी पीएनएल में जाने वाला नहीं है, वो सीधा किधर जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में चले जाएगा। तो सर अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उसका जो भी बैलेंस होगा वो एट द एंड किधर जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में। सर वो कब जाएगा, सबसे पहला आपके पास है ऑप्शन वन। ऑप्शन वन क्या है, एक ऑप्शनल ऑप्शन है, फॉलो करना है तो करो वरना नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्या बोलता है सर कि सपोज करो कैरिंग अमाउंट तुम्हारी कितनी है, 1 लाख, तुम्हारा यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स, तुमने 10,000 से डेप्रिशिएट किया, 90,000 तुम्हारी इसकी वैल्यू आ गई, उसकी फेयर वैल्यू आई तुम्हारी 1,20,000, तुम्हारा 30,000 का क्या होगा, गेन हो गया। तब तुमने क्या एंट्री मारी होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, आके ना ये एंट्री मारी होगी। अब मुझे बताओ पहले तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना था, 10,000 था, 1 लाख पे डिवाइड बाय 10 करके 10,000 था। अब तुम्हारी फेयर वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट चेंज हो गई, 1,20,000 आ गई। अब यूजफुल लाइफ कितनी बची है तुम्हारे पास, 9 ईयर्स, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 9 करके तुम्हारा 33,333 का क्या आया, अब न्यू डेप्रिसिएशन आया। पहले कितना आ रहा था, 10,000 आ रहा था सर, अब कितना आ रहा है सर, 13,333 आ रहा है सर। मेरा डेप्रिसिएशन क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आया सर। पहले 10,000 आ रहा था क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, कॉस्ट पे आ रहा था, अब रिवैल्यूएशन की वजह से मेरा डेप्रिसिएशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो सर ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, इंडेक्स 16 बोलता है जितना आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ ना, उतना ही बैलेंस आप क्या करो, उठा के रिवैल्यूएशन सरप्लस में से रिटेन अर्निंग्स में हर साल डाल सकते हो। मतलब अगर आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होता है तो उतनी अमाउंट आप हर साल क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में डाल सकते हो। मुझे बताओ पीएनएल में कितना डेप्रिसिएशन जाएगा सर, पीएनएल में तो 13,333 ही जाएगा, पीएनएल में 10,000 नहीं जाएगा, पीएनएल में तो 13,333 ही जाएगा। बट इंडेक्स 16 बोलता है कि भाई तुम्हें एक साथ में नहीं डाल के, एक साथ में नहीं डाल के तुम हर साल भी क्या कर सकते हो, जितना तुम्हारा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना तुम क्या करते जाओ, अपने रिटेन अर्निंग्स में डालते जाओ। बट सर ये तो ऑप्शनल ऑप्शन हो गया सर। मैंडेटरी ऑप्शन क्या होता है सर, जब भी आप अपने असेट को बेच रहे हो, रिटायर कर रहे हो या तो अपने बुक से हटा रहे हो, तो उसका जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, जितना भी, अगर वो बुक्स में से अगर वो असेट की वैल्यू खत्म हो रही है, बेच रहे हो उस असेट को, कुछ भी कर रहे हो, डी रिकॉग्नाइज करते रहे हो, उसको रिटायर कर रहे हो, उसका कोई यूज नहीं है बिजनेस के अंदर, उसकी वैल्यू को तो हटा रहे हो अपने बिजनेस से, तो उसका जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो पूरा पूरा किधर चल जाएगा, तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग्स में चले जाएगा। सीधा सीधा कुछ जितनी अमाउंट होगी पूरी की पूरी किधर उठा के डाल दोगे, रिटेन अर्निंग्स में। ये तुम्हें एक इंडेक्स 16 ऑप्शन देता है कि भाई तुम हर साल कुछ कुछ अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में डाल सकते हो, एक झटके में नहीं डालना है तो। और वो कितना डाल सकते हो, जितना तुम्हारा डेप्रिसिएशन बढ़ा है। सर यही कितना क्यों डाल पाते हैं, इसका लॉजिक मैंने तुम्हें बताया था। तो इसका लॉजिक क्या है कि देखो, अल्टीमेटली तुम्हारा जो एक्सपेंस है ना अभी भी, वो 10,000 ही रिकॉर्ड हो रहा है। 10,000 कैसे रिकॉर्ड हो रहा है सर, 13,333 से तुमने क्या किया, अपना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया पीएनएल के अंदर, है ना, 13,333, ठीक है। और तुमने उतना ही अमाउंट को क्या कर दिया, रिटेन अर्निंग्स में 3,333 को बढ़ा दिया। अगर तुम्हारा पीएनएल का जो भी बैलेंस बचता वो किधर जाता, रिटेन अर्निंग्स में जाता, ठीक है। रिटेन पीएनएल के डेप्रिसिएशन ज्यादा लेने की वजह से पीएनएल का बैलेंस क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। वही इधर तुमने रिटेन अर्निंग्स को क्या कर दिया है, 3,333 से बढ़ा दिया है, तो एक तरीके से तुम्हारा नेट ऑफ इफेक्ट तो अभी भी 10,000 का ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है। तुम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, एक कोई भी चीज की डबल काउंटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट ऑफ हो जा रहा है। सर लॉजिक समझ में आया तो ठीक है, बट तुम्हें ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि इंडेक्स 16 ये बोलता है। लॉजिक समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसके बाद में अपन ने आज पढ़ा था कंपोनेंट अकाउंटिंग। सर कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है? कंपोनेंट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? जब भी आपको लगता है कि आपके पीपी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और उसकी कॉस्ट भी काफी सिग्निफिकेंट है, तो उसको अलग से डेप्रिशिएट करो और बाकी की अमाउंट को अलग से डेप्रिशिएट करो। अगर कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है फिर भी अगर मैं चाहूँ तो कंपोनेंट अकाउंटिंग लगा सकता हूँ, तो इंडेक्स 16 बोलता है हाँ भाई तेरी मर्जी है, तू लगा ले, अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा तेरे को। सर अगर मेरा जो कंपोनेंट है वो रिप्लेस होगा, तो जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट बुक्स में बची होगी वो हट जाएगी और नए आपके रिप्लेस्ड पार्ट की कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सर कभी मैंने सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड किया, सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब सपोज करो मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया अपना पीपी का, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऐसे खर्चे हैं जो कभी भी आपकी क्या बोलते हैं, आपकी पीपी की यूजेबल कंडीशन के बाद में इनकर्ड हुआ है। और दूसरी चीज, इससे आपकी कोई भी एफिशिएंसी ये सारी इंक्रीज होने वाली नहीं है आपके असेट की, ये डे टू डे मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है। तो इंडेक्स 16 बोलता है भाई ऐसे छोटे मोटे खर्चे को तू कॉस्ट में मत ऐड कर, इसको सीधा किधर ले जा, पीएनएल में ले जा। बट अगर किसी चीज का मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस करके नया पार्ट लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मशीन है उसमें इंजन होता है मशीन का, और मशीन का इंजन में निकाल रहा हूँ, नया इंजन डाल रहा हूँ उस मशीन के अंदर, तो नया पुराना इंजन की कॉस्ट को क्या कर दो, हटा दो, और नए इंजन की कॉस्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसी में अपन कंपोनेंट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। सर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल पढ़ा था अपन ने। सर मेजर इंस्पेक्शन में अपन ने एरोप्लेन का एग्जांपल पढ़ा था सर। एरोप्लेन में जैसे हमें हर साल हर कुछ सालों में इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट फॉर मी, तो उसे भी क्या करो, सेपरेटली रिकॉर्ड करो, सेपरेटली ट्रीट करो, और उस पर डेप्रिसिएशन भी सेपरेटली करो। कभी भी आप न्यू न्यू इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर करोगे तो पुरानी वाली की कैरिंग अमाउंट को माइनस करना है, नई वाली की क्या करना है, ऐड करना है। ये सारी चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। भाई ये इतना फास्ट, देखो मैं जब यूट्यूब पे अपना प्रॉपर रिवीजन वीडियो डालूंगा ना, तो वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एकदम डिटेल में जाएगा, डिटेल में, और सारी चीजें जहां जहां पे एग्जाम्पल अपन ने लिए थे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स के भी पास लेके जाऊंगा मैं। बट ये रेगुलर लेक्चर के बीच में होने वाला रिवीजन है, इसको मैं उस तरीके से करवाऊंगा ताकि तुम्हें सारी चीजें रिकॉल होने लग जाए, रिकॉल होने लग जाए। बाकी तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही वाले, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में अपन ने सर लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ा था। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है सर? लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप कभी भी एक साथ खरीदते हो, तो उन दोनों को आपको एक एसेट नहीं मानना, हमेशा सेपरेबल एसेट मानना है। सर क्यों? क्योंकि लैंड जनरली इनफाइनाइट लाइफ की होती है, उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। बट बिल्डिंग की क्या होती है? फाइनाइट लाइफ होती है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते लैंड और बिल्डिंग की जो टोटल वैल्यू थी उसी पे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन पकड़ के आप मार दो। लैंड को आपको अलग से ट्रीट करना है, बिल्डिंग को आपको अलग से ट्रीट करना है। बिल्डिंग को आपको अलग से डेप्रिशिएट करना है, लैंड को आपको अलग से डेप्रिशिएट करना है, इफ अगर लैंड की फाइनाइट लाइफ है तो। अगर इनफाइनाइट लाइफ है तो वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, बिकॉज लैंड की जनरली इनफाइनाइट लाइफ होती है, वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। इसके बाद में सर हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर? जब भी आप एसेट को यूज करोगे उसका वियर एंड टीयर होगा, उसका हर साल कुछ ना कुछ यूसेज होगा, जितना आप क्या मानते हो, ठीक है, एसेट ओवर द लाइफ क्या करते हो, उसकी कॉस्ट को आप यूसेज में डिवाइड करते हो और उस यूसेज को लेके आप अपने पीएनएल के अंदर लेके जाते हो, दैट इज नथिंग बट योर एक्सपेंस। आप कभी भी एक साथ में अपने कॉस्ट को जितना भी आपने एसेट में इनकर किया वो आप पीएनएल में लेके जाते हैं, क्योंकि वो आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर वो कैपिटल नेचर का होता है, वो हमेशा आपका एसेट में कन्वर्ट होता है। बट वो हर एक उस एसेट को आप कुछ कुछ साल हर साल यूज करते जा रहे हो, तो उसमें से आप क्या करते हो, जितना आपने यूज किया उतना उतना हटाते जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका पीएनएल में जाता है। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के आपके इंडेक्स 16 तीन मेथड सजेस्ट करता है, या तो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कभी भी डेप्रिसिएशन आप रेवेन्यू बेस नहीं कर सकते। रेवेन्यू बेस नहीं कर सकते मतलब सर कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की उस पर कभी मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। मैंने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है उस बेसिस में मेरा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क करेगा। मैं कभी भी मेरी कितनी सेल्स हुई है उस बेसिस में अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि रेवेन्यू कभी नहीं बताता कि आपने किस असेट को कितना यूज किया है। हमेशा उस असेट का प्रोडक्शन, उस असेट का यूसेज ही आपको बता सकता है कि आपने उस असेट को कितना यूज किया है। तो प्रोडक्शन बेस्ड डेप्रिसिएशन हो सकता है, रेवेन्यू बेस्ड, सेलिंग क्वांटिटी बेस्ड डेप्रिसिएशन कभी भी हो सकता नहीं है। सर डेप्रिसिएशन क्या हम जिंदगी भर लगाते रहेंगे? नहीं। आपको डेप्रिसिएशन बंद करना है, या तो आप असेट को डिस्पोज कर दोगे, बेच दोगे, अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, बेच के सोल्ड कर दोगे, या तो आपने उसे हेल्ड फॉर सेल कर दिया, या तो आपने उसे बेचने के लिए रख दिया है, जो आप इंडेक्स 105 में पढ़ते हो। तब आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन बंद करना है। पर सर डेप्रिसिएशन लगाना कब से चालू करना था? जब आपका वो असेट अवेलेबल फॉर यूज हुआ, मतलब आपको जिस तरीके से मैनेजमेंट यूज करना चाहती थी, जैसे ही वो असेट उस यूजेबल कंडीशन में आया, तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना चालू कर देना है। और बंद कब करना है? जब आप या तो असेट को बेच दो, या तो असेट को आप हेल्ड फॉर सेल कर दो, एज पर इंडेक्स 105, जो कि अपन 105 में पढ़ेंगे।
इसके बाद में सर अगर मेरा असेट कोई यूज नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है सिर्फ ऐसे ही, मेरा उसका यूसेज नहीं हो रहा, यूजेबल कंडीशन में है बट मैं उसे यूज नहीं कर रहा, तो क्या मैं सर डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा? द आंसर इज नो। इंडेक्स 16 बोलता है भले आपका असेट आइडल है बट स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दैट असेट। सर कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ एसेट बेच के उसकी फाइनल जब हम उस एसेट को बेचेंगे तो हमें कुछ उससे वैल्यू जनरेट हो सकती है, तो उसी को बोलते हैं हम रेसिडुअल वैल्यू। तो रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है सर? आपका एक एस्टिमेशन है कि आपको अगर आज मैं एसेट बेचता तो मेरे को कितने पैसे से मिल जाते। तो रेसिडुअल वैल्यू को क्या करोगे आप? डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? माइनस करते हो। रेसिडुअल वैल्यू क्या आपकी एसेट की वैल्यू से ज्यादा हो सकती है? क्या आपके एसेट की वैल्यू के बराबर हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना मेरी कॉस्ट है उतनी मेरी रेसिडुअल वैल्यू बिल्कुल हो सकती है। सर हमारे एसेट की कुछ यूजफुल लाइफ भी होती है, जिस यूजफुल लाइफ पे हम क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट को डिवाइड करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये यूजफुल लाइफ या तो आपकी ईयर्स नंबर बेस्ड हो सकती है या तो प्रोडक्शन बेस्ड भी हो सकती है। जैसे मैंने सोच दिया कि भाई मेरी मशीन 1 लाख यूनिट से देगी, तो 1 लाख यूनिट से उसकी क्या होगी? यूजफुल लाइफ हो गई। जैसे ही एक लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई, वैसे ही उस मशीन का यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सर ये आप जो डेप्रिसिएशन मेथड लेते हो, जो आप उसकी रेसिडुअल वैल्यू कंसीडर करते हो, जो उसकी यूजफुल लाइफ कंसीडर करते हो, उसको हमेशा आपको इंडेक्स 8 के अकॉर्डिंग क्या करना है? एनुअल रिव्यू करना है कि चाहे उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आया। और अगर कोई चेंज आता है तो आपको उस चेंज को हमेशा क्या करना है? प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, बिकॉज दिस चेंज इज अ चेंज इन एस्टीमेट एंड नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अपन ने कहा पढ़ा था सर? इंडेक्स 8 में ही पढ़ लिया था। तो इंडेक्स 8 के लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है। अभी तक नहीं देखे तो प्लीज पहले देख लेना, वरना तुम्हें दिक्कत होगी आगे भी। इसके बाद में सर आपने अपन ने आज ही पढ़ा था डी रिकग्निशन। सर डी रिकग्निशन मतलब क्या होता है? अपनी बुक्स में से एसेट को धक्के मार के बाहर निकाल देना। ये अपन कब करते हैं सर? या तो आपके एसेट को आप बेच रहे हो या तो आपका एसेट अब यूज करने लायक नहीं है। कुछ भी कंडीशन हो, आपको एसेट को क्या कर देना है? डी रिकग्नाइज कर देना है। अगर सर आप बेच रहे हो तो आपको उससे या तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जो भी आपका फायदा नुकसान हुआ हमेशा किधर जाएगा? पीएनएल में जाएगा। फायदा हुआ तो किधर जाएगा? अदर इनकम में। नुकसान हुआ तो किधर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। कभी भी फायदा आपका रेवेन्यू नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। डे टू डे आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है ये। ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर का है ये। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? डी रिकॉग्निशन करना है। सर गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करते थे? जितना भी आपने बेच के आपको जितना भी पैसा मिला, उसके अलावा अगर आपने कुछ बेचने के लिए खर्चा किया होगा, तो नेट में आपको जितना भी पैसा आपको आया उस असेट के बदले, और जितनी भी उसकी कैरिंग अमाउंट थी उसको माइनस करोगे। गेन आया तो अदर इनकम, और लॉस हुआ तो अदर एक्सपेंसेस में लेके उसे चले जाओगे। उसके बाद में लास्ट में अपन ने पढ़ा था सर, चेंजेस इन डीकमिशनिंग साइट रिस्टोरेशन लाइबिलिटी। सर स्टार्टिंग में हमने कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी कॉस्ट, अपनी कॉस्ट ऑफ असेट को इनिशियल कॉस्ट में रिकॉर्ड करने के लिए। बट सर उस लाइबिलिटी में कुछ चेंज हो रहा है। चेंज किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। उसका जो डेफरमेंट ईयर है वो चेंज होगा। 20 साल बाद पे करना था, बट अब या तो 15 साल बाद या 25 साल बाद पे करना पड़ रहा है। या तो सर जो 20 लाख रुपए पे करने थे वो 20 लाख की जगह 25 लाख पे करने पड़ सकते हैं, या 15 लाख पे करने पड़ सकते हैं। बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकता है। या तो सर जो हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी वो चेंज हो रहा है। सर मैंने 12% कंसिडर करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला था, बट अब या तो 15% हो गया या 10% हो गया। कुछ भी हुआ, किसी भी वजह से तुम्हारी अगर लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो आपको लास्ट पॉइंट आपका बताता है। सर अगर मेरा कॉस्ट मॉडल पे मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो कॉस्ट मॉडल में अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो जितनी सी आपकी लाइबिलिटी बढ़ी उतने ही वैल्यू से आपको क्या करना है? अपने एसेट को बढ़ाना। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा रहती तो आप एसेट को क्या करते? बड़े बड़ी भी अमाउंट पे दिखाते हैं। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो आपको असेट को उतने से क्या कर देना है? कम कर देना है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपकी लाइबिलिटी कम हुई रहती तो आपने असेट को भी क्या किया होता? कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होता, तो उसका इफेक्ट आज दे दो। बट अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये लाइबिलिटी का बढ़ना इज नथिंग बट अ लॉस फॉर यू। आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये जो लॉस होता है उसे आपको किधर लेके जाना है सर? रीवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट करना है। क्योंकि इंडेक्स 16 बोलता है कि भाई अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो ना, तो आप वैसे ही अपना फेयर वैल्यू पे लेकर आते रहते हो। तो फेयर वैल्यू पे लाने की वजह से या तो आपका गेन या लॉस, गेन पड़ा रहता है अगर गेन है तो, या तो आपका लॉस रहता है। तो आपको क्या करना है? लाइबिलिटी का चेंज होना भी आपको असेट में ऐसा ही मानना है कि फेयर वैल्यू का चेंज हुआ है, और उस फेयर वैल्यू का चेंज आपको क्या करना है? या तो रिवैल्यूएशन गेन की तरह ट्रीट करना है या लॉस की तरह ट्रीट करना है। सपोज करो लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ी है तो सर मेरा एक तरीके से एक्सपेंस बढ़ा है। एक्सपेंस बढ़ा है तो मेरा क्या हुआ है सर? लॉस हुआ है। तो मैं रिवैल्यूएशन लॉस क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। सर ये रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ पे जाएगा सर? ये रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा अगर आपके पास पुराना कोई गेन पड़ा है तो उससे एडजस्ट होगा, और अगर आपका ज्यादा लॉस है तो पीएनएल में चले जाएगा। अगर सर मेरा पहले का कोई गेन नहीं पड़ा है तो पूरा पूरा किधर चल जाएगा? पीएनएल में चले जाएगा।
अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम हुई है तो ये एक तरीके से तुम्हारे लिए क्या होगा, गेन हो गया। तो सर ये जो गेन हुआ है उस गेन किधर जाएगा सर, तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन में जाएगा। बट अगर सर पहले मेरा कभी लॉस हुआ तो पहले वो लॉस को सेट ऑफ करने के लिए आपको गेन को पीएनएल में डालना पड़ेगा, और अगर बैलेंस आपका कोई गेन बचता है तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, जो आपने ऊपर फर्स्ट रिवैल्यूएशन, सेकंड रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सीखा था। इसी के साथ अपना पूरा का पूरा इंडेक्स 16 का रिवीजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैंने डिटेल में सारी बातें डिस्कस की है। हाँ, मैंने एग्जांपल सारे नहीं पकड़े फिर से, क्योंकि वो अगर मैं पकड़ने जाता तो ये वीडियो और भी बड़ा हो जाता। डिटेल रिवीजन वीडियो पक्का आएगा, हर एक चैप्टर का आएगा। जैसे जैसे मेरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे वैसे वैसे मैं रिवीजन वीडियोस में इनको डालते जाऊंगा। मैं वेट कर रहा हूँ कब अपने 4-5 चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद में मैं एक एक करके रिवीजन वीडियोस डालते जाऊंगा। सबसे पहले इंडेक्स 8 का, फिर 12 का, फिर सॉरी 12 का क्या 16 का, फिर जैसे जैसे अपन इंडेक्स आगे जो जो पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आज का अपन का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने सारे के सारे अभी क्वेश्चन ही बाकी रह गए, वो अपन कल कल के वीडियो में, आज अपना 7th पार्ट है, 8th या 9th पार्ट तक पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा टारगेट भी यही था कि 12 आवर्स लगभग लगेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, और उतने अप्रोक्सीमेट अपना जो टारगेट था उसमें मैं खत्म कर दूंगा, और अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा आज के लेक्चर में, और ऑल द बेस्ट उन सारे लोगों को जिनका कल रिजल्ट आने वाला है। मुझे पता है कि कल तुम्हारी 5 तारीख है और 5 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और तुम बहुत ज्यादा टेंस होगे, तो टेंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। अच्छे से तुमने एग्जाम दी है, और अगर नहीं भी गई थी तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। दुख होगा, मुझे पता है, स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा बोलना आसान होगा, बट यू कैन फील इट, आई नो दैट। तो निराश मत होना, हताश मत होना, अपनी नई प्रिपरेशन फिर से चालू करना। ठीक है, कहीं रुक मत जाना, ये मत सोचना कि भाई मुझसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही तरीके से तैयारी करोगे तो बिल्कुल तुम भी क्रैक कर लोगे। या तो कल तुम सीएमए फाइनलिस्ट बनोगे, या तो कल तुम एज अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।